उस हीट से उन पैड्स ने आग पकड़ी और विद इन मिनट्स जो है वो ऊपर नीचे दोनों शेड्स के जल गए। ये आपने जो ग्रो किया, लेकिन वो आप बता रही इतने चैलेंजिंग टाइम्स थे और आपने पहला जो बिजनेस है उसका स्टार्ट ही आपने इतना रिस्की एरिया में चूज़ किया है, आपको कभी डर नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा। मुझे लगा कि ये नीड है, जो कि मेरे डरने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो फॉरेनर्स पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क ने भी तो ग्रो करना है। What are the key lessons from this chapter of your life? एक टेनेसिटी जिसे कहते हैं, टू बी एबल टू होल्ड अ फर्म ग्रिप ऑफ थिंग्स, नोइंग दैट आई एम पावरफुल, चैलेंजिंग माई assumed constraints एंड बीइंग प्रोएक्टिव। ये माइंडसेट चेंजेस हैं जो कि ग्रोथ माइंडसेट को ट्रांसलेट करते हैं। जो आपने बात की है ना, वो मैं उसे कहता होता हूँ, यू हैव टू वर्क ऑन अनलॉकिंग योर ट्रू पोटेंशियल। जब लोगों को बारिश नज़र आ रही होती है, एक एंटरप्रेन्योर को अम्ब्रेलाज नज़र आ रहे होते हैं कि इस वक्त अम्ब्रेला की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, अली शाहिर। आपको मालूम है कि हम लोग आपसे अपने चैनल पर शेयर करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में इंफॉर्मेशन, लेकिन हम सिर्फ ये नहीं करते बल्कि हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आपने, अगर आप चाहते हैं आज़ादी हासिल करना और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ एक कदम बढ़ाना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? कोई कारोबार करना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आगे जाके अच्छी रिटायरमेंट वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी को बामकसद तरीके से गुजारना चाहते हैं। मैं आपके साथ इस तरह की चीज़ें लेके आता हूँ चैनल के ऊपर जो आपको ये सारा कुछ करने में मदद देती हैं और अल्टीमेटली यू कैन इट ऑल लीड्स टू यू बीइंग फाइनेंशियली फ्री एज वेल एज आपकी ज़िंदगी में एक मुस्बत तब्दीली आती है। सो इसके साथ साथ मैं इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट और ज़बरदस्त किस्म की पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ। आपको पता है हमारी पॉडकास्ट में हम काफ़ी इस किस्म के लोगों को लेके आते हैं जो चीज़ें वो ज़िंदगी में ट्राई कर चुके हैं, उसके थ्रू उन्होंने कुछ अचीवमेंट्स की होती हैं, वो यू कैन गेट सम इंस्पिरेशन आउट ऑफ दिस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके साथ अगर आप बातचीत करें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे तो इनके साथ मिलके इतनी एक्साइटमेंट हुई और इतना कुछ सीखने को मिला कि मैंने सोचा कि ये चीज़ें आपके साथ भी शेयर की जाएँ। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर माहा, और डॉक्टर माहा के साथ इस वक्त हम बातचीत करने जा रहे हैं इनके लाइफ जर्नी के ऊपर और अभी तक इन्होंने क्या क्या अकॉम्प्लिश किया है। लेकिन हमारे मुल्क में इनको कुछ मुश्किलात भी फेस करनी पड़ी इस वजह से, बिकॉज इनका जो रोल है, जिस तरह एक अच्छे कामयाब बिजनेस वुमेन की ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो ये यहाँ तक कैसे पहुँची, इनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या क्या हार्डशिप्स इन्होंने फेस की, हम इस सारी चीज़ों को इस एपिसोड में कवर करने जा रहे हैं। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द वेरी एंड। अगर आप एक ऐसी खातून हैं जो घर पे बैठी हुई हैं और ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं लेकिन आपके पास वसाइल नहीं है, तो ये एपिसोड आपके लिए है। अगर आप कोई ऐसी खातून है जो पहले से कारोबार कर रही है, बिजनेस कर रही है, तो इनकी जो डिस्कशन है, इनके जो आइडियाज़ हैं, उनके थ्रू बहुत कुछ सीख सकती हैं। आप कुछ अचीव करना चाहती हैं, आपने कुछ पढ़ाई की हुई है, एजुकेशन में BA MA किया हुआ है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि आप करना क्या है और अपनी डिग्री को क्या करें, इसको चूल्हे में डालें या इसको किसी मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें, तो ये आपको आज की एपिसोड से बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इसके अलावा ना सिर्फ वुमेन के लिए है बल्कि साथ साथ जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कारोबार करना चाहते हैं और कुछ ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, ये आप लोगों के लिए है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर माहा। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, शुक्रिया बहुत बहुत मुझे इतने अच्छे अल्फाज में इंट्रोड्यूस कराने के लिए। एंड आई होप जो इंटेंडेड आपका मकसद है कि लोग इंस्पायर हों और कुछ हासिल करें मेरी बातें सुन के, तो आई होप दैट दिस सर्व्स द पर्पस। मैं आपको ये बता सकता हूँ जो हमारी ऑडियंस है ना, वो इस लिहाज से बड़ी अच्छी है कि दे अप्रिशिएट एंड दे इंगेज विद अस ऑन कमेंट्स एज वेल। और आई एम श्योर कि जो हमारी जो लास्ट गपशप हुई है जिसमें आपने थोड़ा सा मुझे बताया कि क्या क्या आपने किया हुआ, तो मैंने आपको वहीं टोक दिया था। मैंने कहा था कि हम आपको, आप जो पॉडकास्ट करेंगे ना उससे मैं डिटेल में जाऊँगा। सो आई रियली वांट टू लर्न कि आपने जो चीज़ें की हैं वो कैसे की हैं। पहले तो ये बताएं कि डॉक्टर माहा कहना ऑलराइट है या सिर्फ माहा कह दूँ, विच वे यू फील कंफर्टेबल? मुझे तो शौक़ है डॉक्टर माहा कहलवाने का, क्योंकि आई हैव अर्नड इट। मैंने काफ़ी ज़िंदगी की काफ़ी साल मेहनत की है इसके पीछे। और जब बेसिकली मैं डॉक्टर हूँ, लोग समझते हैं कि मैं MBBS या मेरे वर्क प्रोफाइल की वजह से वेटरनरी डॉक्टर, लेकिन मैं हूँ एक PhD डॉक्टर, कोर इंजीनियरिंग से निकली हुई। बिजनेस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में मैंने PhD किया है। तो वो दैट हैज़ बीन अ लॉन्ग एंड टफ जर्नी, और अल्हम्दुलिल्लाह आई अचीव्ड इट। और इसीलिए मुझे शौक़ भी है। और जब PhD का जो फाइनल थीसिस था उस दिन मैं रिप्रेजेंट करी थी, तो मुझे एक एग्जामिनर ने पूछा कि आपने PhD क्यों किया।
तो फिर मैंने उनसे यही कहा कि मैं बचपन से ही कहती थी कि मैंने बड़े होकर डॉक्टर बनना है इसीलिए तो आई वुड लव इट इफ यू कॉल मी डॉक्टर महा। एक्सीलेंट, ऑसम। सो विद दैट बीइंग सेड, डॉक्टर महा, मुझे थोड़ा सा बताएं अपनी ज़िंदगी के बारे में कि आपका जो जर्नी है वो स्टार्ट कैसे हुआ। थोड़ा सा पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें, फिर हम जर्नी पे आते हैं। मैं अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराऊँ तो आई स्टार्टेड माई एजुकेशनल करियर विद माई बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। देन आई डिड माई मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेस फ्रॉम फास्ट एंड देन आई डिड माई मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्रॉम केस। मुझे जो फास्ट का मास्टर्स था वो डिसकंटिन्यू करना पड़ा क्योंकि मेरा बेटा पैदा हुआ था और उस सिलसिले में मैंने आई वांटेड 2 कंसेक्यूटिव सेमेस्टर ब्रेक्स जो कि फास्ट की पॉलिसी में नहीं है। तो उधर मैं ब्लॉक लगा के नहीं, आप आगे नहीं कर सकती कंटिन्यू वो। फिर उसके बाद मैंने अपनी ऑप्शंस देखी और फिर देन आई स्विच्ड एंड आई डिड माय मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। उधर से फिर देन आई डिड कंटिन्यूड विद माय एजुकेशन एंड आई डिड माय PhD इन बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की एक फील्ड है। ग्रेट जी। तो जब आपने बिजनेस में कदम रखा तो वहाँ पे आपने क्या क्या झंडे गाड़े हैं अभी तक? मेरा जो मास्टर्स है वो मेरा फिनिश हुआ था 2012 में और PhD मैंने साथ शुरू कर दिया था उसके 6-8 महीने के ब्रेक के बाद। 2012 में मैंने एक फ़र्स्ट अपना बिज़नेस शुरू किया था और वो मेरा फ़र्स्ट बिज़नेस था। आई स्टार्टेड अ कंपनी बाय द नेम ऑफ इस्लामाबाद लिमोज़ीन। और उस वक्त अगर आपको याद हो कि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी जो है वो सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी। और तो फिर हम लोगों ने उस टाइम पे मेरे फादर हैड दिस आइडिया, ही लिव्स इन सऊदीया, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन सऊदीया। सो ही सेड कि मैंने अब उधर से वाइंड अप करना है, मैंने वापस आना है, तो आई वांट टू बिल्ड अ बिजनेस हियर। तो तुम बस इतना ये काम कर लो कि हायर समवन हु वुड लुक आफ्टर माय इन्वेस्टमेंट्स। तो ही बॉट 4 Corollas और उन्होंने कहा कि बस एक बंदा देख लो कि जो इनको चला ले या फिर किसी जगह पे एज एन इन्वेस्टर हम दे दें और ये चल जाए। व्हाट आई डिड, क्योंकि मेरा कोर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज़ बिजनेस प्रोसेसेस और तो फिर आई स्टडीड हाउ दैट बिजनेस वुड वर्क। मैंने उसका प्लान जनरेट किया एंड आई वेंट टू प्लेसेस, आई डिस्कस विद पीपल कि ये बिजनेस काम किस तरह करता है। So it's one thing setting up a business and setting up operations and creating a product, but selling of that product is the main thing that makes the business go. अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप प्रोडक्ट बहुत अच्छी बना लेंगे और आपके पास सेलिंग नहीं है उसकी, तो देन आपकी सारी एफर्ट्स जो है वो रायगां जाती हैं। तो सब मेरा मानना ये है कि बिज़नेस शुरू करने से पहले आपको अपनी सेलिंग लाइन जो है वो स्ट्रेटन अप करनी चाहिए। तो वरना तो आइडियाज़ तो बहुत कीमती आ जाते हैं, लेकिन वो जब भी यूज़फुल होंगे जब इनका यूज़ किसी को नज़र आए एंड दे थिंक दैट दे आर वर्थ बाइंग। तो फिर आई गॉट दैट आइडिया कि गिवन द सिक्योरिटी सिचुएशन इन इस्लामाबाद देर इज़ अ नीड टू हैव अ गुड लॉजिस्टिक सपोर्ट कंपनी इन पाकिस्तान। हम लोगों ने अपने ड्राइवर्स को CPOs कहना शुरू किया, जिनको हम कहते हैं क्लोज प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। हम मलेशिया की एक कंपनी से उन्हें ट्रेन करवाते थे। द ड्राइवर्स न्यू हाउ टू डू CPR, हाउ टू एक्ट, दे वर ट्रेंड कि अगर टेररिस्ट थ्रेट हो उस एरिया से कैसे निकलना है। हमारी इधर कंपनीज़ के साथ रब्ता था जो कि हमें फॉरेनर हमारे साथ हो तो हमें गाइड करता रहे कि कौन कौन से इस्लामाबाद के एरिया में आप इस वक्त जा सकते हैं, क्योंकि लाल मस्जिद क्राइसिस एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन एट दैट टाइम। तो कौन कौन से सेक्टर्स सेफ़ हैं, किधर से किधर निकलना है, तो दे वर ऑलवेज ऑन द गो। तो हमारे जो ड्राइवर्स थे वो सिर्फ ड्राइवर नहीं थे, हमारे CPOs थे। विद दैट आइडिया we started our company with 4 Corollas and in a matter of 2 years we grew up to a size of 40 cars. तो हम मेरे बिजनेस में हम वी केप्ट ऑन री इन्वेस्टिंग। हमने कहा इसे हमें ग्रो करना है, एक अच्छे साइज पे लेके जाना। ब्रिलियंट। ये आपने जो ग्रो किया, लेकिन वो आप बता रही इतने चैलेंजिंग टाइम्स थे और आपने पहला जो बिजनेस है उसका स्टार्ट ही आपने इतना वो किया है, रिस्की एरिया में को चूज़ किया है। और जो उस वक्त के हालात आप बता रही हैं वहाँ पे तालिबान और काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें, धमाके हो रहे थे, लाल मस्जिद का भी इंसिडेंट चल रहा था, आपको कभी डर नहीं लगा? डर नहीं लगा। मुझे लगा कि ये नीड है जो कि
मेरे डरने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो फॉरेनर्स पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क ने भी तो ग्रो करना है, तो उनको मुझसे ज़्यादा डर लगेगा ना एक ऐसी जगह पे आने का। वाई नॉट क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर देम, तो दे वुड बी कॉन्फिडेंट कि नहीं हम लोग वी आर एट सेफ हैंड्स। मुझे वो नीड नज़र आ रही थी। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि व्हेन अदर पीपल सी रेन, एन एंटरप्रेन्योर सीज एन अम्ब्रेला। अमेजिंग। तो आप ये होना चाहिए कि आप उस तरह नीड देख सकें कि इस वक्त किस चीज़ की नीड है। तो फिर हम लोगों ने इस तरीके से इसको ग्रो किया। जब हम लोगों को लगा कि हमारा साइज़ बहुत अच्छा हो गया और 2014 में हम लोगों को पता चला कि करीम हैज़ लॉन्च्ड इन लाहौर एंड इन कराची। तो फिर उस टाइम पे हम लोगों को मैंने जाके लाहौर विज़िट करना शुरू किया करीम वालों को, एंड आई स्टार्टेड इनवाइटेड देम देन लॉन्च इट फ्रॉम हेयर। क्योंकि मैं साथ साथ जब भी मैं अपना बिज़नेस करती हूँ, मैं उसकी फोरकास्टिंग भी रेगुलर कर रही होती हूँ और फिर स्ट्रैटेजाइज भी कर रही होती हूँ कि किस तरीके से इस ग्रोथ को सस्टेन करें और एक अच्छा बिजनेस केस बना सकें। हर बिज़नेस जो है ना एक जानदार की तरह होता है, ये पैदा होता है, फिर ये परवान चढ़ता है और फिर इसकी एजिंग शुरू हो जाती है और डाई आउट हो जाता है। ये हमें मानना होगा। ये कोई भी बिज़नेस फॉर लाइफ टाइम नहीं होता। अगर हम सोचें बस हमने शुरू कर दिया और ये ज़िंदा रह गया, ऐसा नहीं है। इसका ज़वाल ज़रूरी है। आपने बस आपकी एफ़र्ट है एज अ बिज़नेसमैन कि इसकी ग्रोथ को कितनी जल्दी कितना ज़्यादा आप उसको रोक सकें कि ये ग्रोथ वाले फेज़ में ही रहे, वही आपकी जीत है। ब्रिलियंट। तो फिर हम लोगों ने उस वक्त उनको अप्रोच करना चाहिए एंड वी इनवाइटेड दैम कि इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद पे लोग कन्विंस नहीं होते थे कि यहाँ भी कोई ऐसी मार्केट होगी करीम की। वी कन्विंस दैम। एक मैं थी फ्रॉम इस्लामाबाद, एक कर्नल साहब थे फ्रॉम पिंडी, एंड वी स्टार्टेड एंड लॉन्च्ड करीम एज वेंडर्स इन मार्च 23 मार्च 2014। नाइस। हमने उनके साथ काम किया, बहुत अच्छा काम किया। जो 40 गाड़ियों का फ्लीट था, वी ग्रू इट अप एंड वी मेड देम टू 75 कार्स। हम वर्क फोर्स भी, क्योंकि हमारा हर 6-7 गाड़ियों पे एक रिलीवर भी होता था, तो हमारे पास अमला भी बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत मज़ा आया। बहुत एनर्जाइजिंग था उस अमले को सबको लेके चलना, उनकी ट्रेनिंग करना। उधर से मुझे जो है उनको एनर्जाइज रखना, ट्रेन रखना, उस उधर से मुझे ये वाली स्किल्स मेरी डेवलप हुई। इट्स वन थिंग जो आपकी ऑपरेशनल टीम होती है उसको मैनेज करना, और इट्स द अदर टीम हाउ यू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट वेयर ग्रोथ प्रिवेल्स। हर एक का एक माइंडसेट हो, ये चीज़ें मैंने उधर से सीखी। एक्सलेंट। वो आपकी जो बात थी ना कि आपने ये देखी नीड के ख़तरा तो था, लेकिन आपने देखा कि यार नीड बहुत ज़्यादा है। जो फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए बहुत एक हमारी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान आए तो उनको थोड़ा बहुत हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो यूजुअली लोग डर जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे वो शेर याद आ रहा है इकबाल का कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। तो अब हम आपकी जो स्टोरी है इसको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाते हैं। आपने जो लेसन लर्न किया है वो मुझे दोबारा ज़रा तफसील से बताएं कि आपने कहा कि वहाँ से मैंने ये चीज़ें सीखी। वो क्या चीज़ें सीखी आपने जब आप इस बिज़नेस को ग्रो कर रही थी, जब फ्लीट आपका बढ़ रहा था, करीम को आपने अप्रोच किया? व्हाट आर द की लेसन्स फ्रॉम दिस चैप्टर ऑफ योर लाइफ? की लेसन्स ये हैं कि एक चीज़ है, एक टेनेसिटी जिसे कहते हैं, टू बी एबल टू होल्ड अ फर्म ग्रिप ऑफ थिंग्स, कि ऑब्वियसली आपने अपने पर्पस से हटना नहीं है। और जो मेरा पर्पस था ना, इट वाज नेवर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस कि इतने पैसे कमा लेने हैं। पर्पस वाज टू क्रिएट एंड बिल्ड अ सस्टेनेबल बिजनेस। और फिर मैंने हर किस्म की डिस्ट्रैक्शन को, क्योंकि जो ग्रोथ आ रही थी, तो वो एक ग्रोथ भी एक डिस्ट्रैक्शन बन जाती है, एंड यू स्टार्ट कि अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि नहीं अब इतनी कर लिया, अब आगे नहीं बढ़ना। तो फिर मैंने उस वक्त अपने आप को ये चीज़ रिमाइंड कराई थी कि नहीं, हमारा मकसद एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है। और अगर फिर मैंने चीज़ ये भी फोरकास्ट की कि अगर इफ़ करीम कम्स एंड वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट, और जो कि हुआ भी, सबने देखा भी, टैक्सी बिजनेस रैन आउट ऑफ देयर बिजनेस, रेंट अ कार ख़त्म हो गया, तो हमारा बिजनेस ने भी इसी तरह डाई डाउन हो जाना था अगर हम जंप बोर्ड नहीं करते करीम के साथ। क्योंकि सारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इस्लामाबाद में तो टेलकोस के हेडक्वार्टर्स ही हैं, और अटक रिफाइनरी, इस तरह की बड़ी कंपनीज ही हैं जिनके हम फॉरेनर्स वगैरह को डील करते थे, और अच्छे ऑफिशियल्स को भी हम डील करते थे। तो उन लोगों ने भी बाद में करीम कार्ड्स देना शुरू कर दिए थे।
एट दैट टाइम। तो फिर हम लोगों ने कहा कि अगर हम नहीं करते राइट टाइम पे, हम वो मूव नहीं करते, तो हम भी उस लॉस को सफ़र करते। तो उस वक्त हम लोगों ने अपने उस मकसद को नहीं छोड़ा और हमने देखा इसको हम कैसे फुलफ़िल करेंगे। ब्रिलियंट। और ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई है, वेरी इंपॉर्टेंट इंसाइट हेयर, कि किसी भी बिजनेस में आपने जब कदम रखना है तो आपने देखना है कि कौन सा टाइम है, बेस्ट टाइम है एंटर होने का, और उसके बाद कौन सा टाइम है आपने अडेप्ट करना है, चीज़ों को चेंज करना है, अनलेस अदरवाइज गोइंग टू गो डाउन। जैसे आपने टेल्को का नाम लिया ना, तो मेरे माइंड में एकदम आ गया, क्योंकि टेल्को में हमने काफ़ी टाइम गुजारा हुआ है, कि टेलकोज में एक ज़माना था आज से कोई 15 साल पहले, के टावर्स हर तरफ लग रहे थे और हर कंपनी अपने अलग-अलग टावर्स लगाती थी। तो लोग ये देखते थे कि किसी तरीके से ना हमारे घर पे टावर लग जाए, मोबलिंग का या जोंग का या टेलीनॉर का, ताकि हमें एक किराया आना शुरू हो जाए। सो एक अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम पे, और आपने बड़ा ज़बरदस्त कदम उठाया कि जब आपने करीम को शुरू में ही अप्रोच कर लिया। आपको लग रहा था कि यार ये आगे जाके टाइडल वेव बन जाएगी, और एज यू सेड कि ऐसे ही हुआ कि बहुत सारे लोगों ने फिर उसको उसी ट्रेंड को फॉलो किया और टैक्सीज ऑब्सोलीट होती गई और करीम जो है ना वो छा छू गई, एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट अर्ली सक्सेस। सो आपकी जो मुझे खुसूसियत यहाँ पे नज़र आई है वो ये है कि यू आर गुड एट स्पॉटिंग अर्ली साइंस ऑफ सक्सेस, कि जो भी कोई अपॉर्चुनिटी है, और किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ में कदम रखे तो पहले देख लें मार्केट की तरफ जा रही है। और जो जिसमें अभी आपने बात की कि रेन ड्रॉप्स की, एंटरप्रेन्योर को क्या नज़र आ रहा था, दोबारा ज़रा उसको बोलें। जब लोगों को बारिश नज़र आ रही होती है, एक एंटरप्रेन्योर को अम्ब्रेलाज नज़र आ रहे होते हैं कि इस वक्त अम्ब्रेला की ज़रूरत है। अमेजिंग, यस एग्जैक्टली। तो वो जो एंटरप्रेन्योर वाली आंख है ना जो आपकी माशाल्लाह है, तो यू कैन सी द अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर, और दैट्स अमेजिंग। आगे चलते हैं, ये बताएं कि ये आप 2014 तक पहुंची, आपकी वो फ्लीट वाला सिलसिला चल पड़ा। अच्छा, फिर क्या किया? फिर अगर मैं इस्लामाबाद लेमोज़ीन की ही बात करूं तो उसमें फिर हम लोगों ने उनके साथ 1.5 साल काम किया। एंड देन क्योंकि हम डे टू डे उनके साथ काम कर रहे थे, तो पहले उनके सारे प्रोसेसेस थे वेंडर फोकस्ड, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने बिजनेस को शेप देना, करीम ने अपने बिजनेस को शेप देने शुरू की, एंड दे स्टार्टेड मेकिंग देयर प्रोसेसेस कैप्टन फोकस्ड। दे वर ट्राइंग टू बिकम अ राइड शेयरिंग ऐप, कि आप भी एक वेंडर बन जाए, हर बंदा जिसके पास कोई गाड़ी है वो एक वेंडर बन जाए। दे स्टॉप लुकिंग इनटू द क्वालिटी ऑफ सर्विस दैट वी वर ब्रिंगिंग। तो फिर हमने कहा कि नहीं, इस्लामाबाद लेमोज़ीन वुड एग्जिस्ट एंड इट विल इंशाल्लाह रिमेन बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी और लॉजिस्टिक सपोर्ट कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान। तो हम अपना नाम अपनी बैड सर्विस या उस तरीके से ख़त्म नहीं करेंगे। देन वी स्विच्ड बैक, हम लोगों ने अपने उस फ्लीट साइज़ को कम किया, फिर हमने रीस्टडी किया मार्केट को क्या चाहिए। तो ऑब्वियसली कोरोलाज और छोटी गाड़ियों का बिज़नेस टेकन ओवर था, तो हम लोगों ने अपनी 5-6 गाड़ियाँ बेचते और एक बड़ी गाड़ी ले लेते, V8 ले लेते, V6 ले लेते, फॉर्च्यूनर है हमारे पास प्राडो है, हमारे पास ग्रैंड कार्निवल है और वीज़ल है। हाई एंड कार्स लेना शुरू कर दी हम लोगों ने, और फिर अपने पॉलिश्ड जो हमारे गोल्डन ड्राइवर्स थे ना, जिनको हम गोल्डन कैप्टन्स कहते थे, उनको रिटेन किया। ऑब्वियसली हमने डाउन साइज़ किया, रिटेन किया, उनकी ट्रेनिंग कराई, CPOs फिर से बनाया, एंड देन वी स्टार्टेड ऑफ व्हाट वी वर ऑलरेडी डूइंग बिफोर करीम। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर स्टिल इन बिजनेस, स्टिल ग्रोइंग एंड स्टिल डूइंग द सेम थिंग। ज़बरदस्त, अनदर एग्जांपल ऑफ हाउ यू पिवटेड एंड चेंज योर स्ट्रैटेजी। और मज़े की बात यह है कि आप बता रही हैं कि उस जो करीम ने जो किया, आपने उससे अपनी आइडेंटिटी मेंटेन की है, सो दैट्स अमेजिंग। और यूजुअली एक ट्रेंड है पाकिस्तान में कि जब हम किसी भी रोड पे चलती हुई लैंड क्रूजर V8 या प्राडो को देखते हैं तो माइंड में था यार इस पे कोई वडेरा बैठा हुआ है, कोई MNA बैठा हुआ है, और बंदा जरा ना नेगेटिव सी फीलिंग आती है। नेक्स्ट टाइम आई लुक एट अ प्राडो आई कैन सी कि यार इसमें डॉक्टर महा जा रही होगी। सो दैट्स अमेजिंग कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी किस तरह वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट्स अमेजिंग। मूव ऑन। जी। सो इन 2014 में ही हम लोगों का बेसिकली एक फार्म हाउस है फैज़ाबाद पे, और पोल्ट्री एंड वेजिटेबल स्कीम फार्म हाउस, और उनके फार्म हाउसेस का एक CDA की तरफ से था कि ये पोल्ट्री और वेजिटेबल फार्मिंग ही होगी। बट अनफॉर्चुनेटली लोगों ने पीपल स्टार्टेड मेकिंग मैंशंस एंड कैसल्स आउट ऑफ दोज फार्म एरियाज बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी देयर। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस लिया, खुद नोटिस उस वक्त बड़े होते थे, तो दे स्टार्टेड टेकिंग दैट एक्शन कि नहीं, जिसने अगर नहीं बनाया होगा पोल्ट्री या वेजिटेबल फार्मिंग तो हम लोग उसका प्लॉट मनसूख कर देंगे। अगेन एक
एक कीड़ा है कि बाय द बुक जाना है ना, कोई चीज़ सर पास नहीं करनी है, प्रिंसिपल्स के ऊपर रहना है। तो वी हैव अ पोल्ट्री एंड वेजिटेबल फार्म, व्हाई नॉट मेक इट अ पोल्ट्री फार्म। इंटेंट के नहीं, हमने बाय बुक ही रहना है, जो उसूल की बात है उसी पे रहना है। और फिर उन्होंने उसको कंट्रोल शेड पोल्ट्री फार्म बनाया। एट दैट टाइम मेरा PhD का कोर्स वर्क कंप्लीट हो चुका था। अगेन बाबा ने मुझसे कहा कि बेटा एक बंदा रख लो जो कि इस पोल्ट्री फार्म को चला ले। अब चला के चाबियाँ समझी मेरे हाथ में दे दी कि अब तुमने बस एक बंदा रखना है, तुमने कुछ नहीं करना, ऑलरेडी छोटे छोटे बच्चे, तुमने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बंदा रखना है जो कि इसको देखे। मैंने कहा ठीक है। फिर वो जो मैं बिज़नेस प्रोसेस का कीड़ा था ही, तो मैंने सोचा कि इसको पूरा स्टडी करती हूँ। मैंने इस बिज़नेस को पूरा स्टडी किया, इस किस तरह होता है, किस तरह, क्योंकि मैंने तो घर में फ्रैंकली एक चूज़ा भी कभी रख के नहीं पाला था। आई एम हाईली अनफ्रेंडली टू पेट्स। तो मेरी जो जुड़वा बहन है उसको पेट्स का बहुत शौक रहा है, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं था। मैंने कोई एक बर्ड भी नहीं रखा, ना कोई चूज़ा रखा, ना कुछ कभी ज़िंदगी में नहीं किया ये ऐसा कोई काम। लेकिन फिर मैंने जब स्टडी किया कि क्या होगा, किस तरह होगा, फिर मैंने ना पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट PRI में क्लास होती थी पोल्ट्री हस्बेंड्री की, उसमें मैंने एडमिशन लिया और मैंने कोर्स लिया। तो आई वॉज द ओनली फीमेल इन दैट क्लास, और वो क्लास भरी होती थी, 50-55 लोग होते थे, और टीचर आगे होता था और मैं सबसे आगे एंड में बैठती थी। और पूरी क्लास मुझे देख रही होती थी कि ये क्यों आ गई है खातून, इनका क्या दिमाग ख़राब है कि ये यहाँ क्यों आ गई। तो फिर वो वाला कोर्स कंप्लीट किया, मैंने समझा पोल्ट्री हस्बेंड्री होती क्या है। फिर उसके बाद मैंने डिफरेंट फार्मर्स से मिली, और फिर मुझे उससे पता चला कि यहाँ तो मैं किसको रखूँ। 1 रुपए का मतलब यहाँ पर लाखों रुपए है। उस टाइम पे लाखों रुपए था 2014 में, अब 1 रुपए का मतलब यहाँ करोड़ों रुपए। तो मैंने फिर बाबा से वही बात की कि बाबा ये तो लगता है कि मैं नहीं कोई बंदा रख सकती, क्योंकि इट वुड बी इम्पॉसिबल कि मुझे नहीं पता चलेगा कि चूज़ा किस रेट पे तय हुआ, मुझे नहीं पता चलेगा कि बिका किस रेट पे, और मुझे नहीं पता चलेगा दूर रह के कि इसमें से मरे कितने थे। तो अब मुझे बताएं कि, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी आप कोई बिज़नेस डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले आप उसके कंट्रोल्स डिज़ाइन करते हैं, और कंट्रोल्स में लीकेजेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि कौन कौन से लीकेजेस को स्टडी करते हैं, फिर आपको कंट्रोल्स का पता चलता है। तो फिर मुझे ये लगा कि नहीं, ये इस तरह नहीं, इससे नहीं होगा। तो फिर मैंने बाबा से कहा कि बाबा मुझे करने दें, लेट मी डू इट। और फिर मैंने अपना पहला फ्लॉक किया, विच वॉज अ सक्सेस अलहमदुलिल्लाह। आई स्टार्टेड विद 14,000 चिक्स, and I am the only control shed poultry farmer of Pakistan till date. Now my flock size is 50,000. तो हमने उसको ग्रो किया, और ग्रो किया amidst all the factors going against the poultry industry right on time. हम लोगों ने जब सबसे पहली फीड डाली थी, हमने 1860 रुपये का एक बैग लिया था। इस वक्त 9,870 रुपये का फीड बैग है, यानी कि जो आपका ओपेक्स है फॉर अ फ्लॉक, वो इट यूज़ टू बी 65 लाख रुपीज़। इस वक्त एक फ्लॉक का जो ओपेक्स है वो है 3.5 करोड़ रुपए। तो वो उसी, लेकिन जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद से मैंने कोई और पैसे कहीं से और नहीं, द बिजनेस यूज्ड टू जनरेट, आई पुट इट बैक इनटू द बिजनेस, और इसी तरह ग्रो किया। फैंटास्टिक। ये बताएं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी की थी आपने उस टाइम पे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट द कंस्ट्रक्शन ऑफ 9,000 चूजे, और वो जो इनिशियल फ्लॉक 14,000 का था। यस। तो उस जो फैसिलिटी थी वो बनाने में करोड़ रुपए, और उसके बाद मैंने बाबा से लिए थे इनिशियली, यानी कि पहला फ्लॉक डालने के लिए मैंने 50 लाख रुपए लिए थे। और फिर आप उसको री इन्वेस्ट करती गई हैं, देन यू हैव नाउ कम टू 50,000 चिक्स जी पर फ्लॉक। जी। कितने फ्लॉक एक साल में आप करती हैं? 7 माशाल्लाह। और क्या इसका साइकिल होता है कि उसको फिर मार्केट में बेच देती हैं फ्लॉक? जी, हम सबसे पहले हमने 3 तरह की पोल्ट्री फार्मिंग होती है। एक होती है जी हमारी ब्रॉयलर फार्मिंग, एक लेयर फार्मिंग, और एक होती है हमारी ये हैचरी वाला बिज़नेस होता है। जो हैचरी वाला बिज़नेस है, ग्रेन पेरेंट फार्मिंग होती है। इसके अंदर हम लोग करते हैं कि सिर्फ चूज़ा तैयार करते हैं, ग्रैंड पेरेंट बाहर से लेके आते हैं और चूज़ा तैयार करते हैं। दूसरी होती है लेयर्स, जो अंडे आप लोग खा रहे होते हैं। और तीसरी होती है ब्रॉयलर, विच इज़ मीट इंडस्ट्री। तो हम लोगों का जो काम है वो मीट के साथ है, हम ब्रॉयलर फार्मिंग करते हैं। ब्रॉयलर फार्मिंग इस तरह होती है कि हम डे ओल्ड चिक लेके आते हैं, 40 से 42 ग्राम का चूज़ा, उसे 35 डेज़ में 2 किलो का करके बेच देते हैं। हम स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं करते,
कोई भी फार्मर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा। मुर्गी इंतहाई सेहत बख्श ग़िज़ा खाने के लिए। प्लीज़ इसके ऊपर नहीं जाइएगा कि ये एक सुस्त जानवर है और इसको दवाइयाँ खा के बड़ा करते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ना ही इसको हम हार्मोन्स खिला रहे होते हैं, ना ही स्टेरॉइड्स। एक किसान की सबसे ज़्यादा कोशिश ये होती है, एक बिजनेसमैन की, कि वो अपनी कॉस्ट को कम करे। इट डज़ नॉट मेक एनी बिजनेस सेंस कि आप इसको आर्टिफिशियल दवाइयाँ खिलाएंगे या स्टेरॉइड खिलाएंगे और फिर आप अपने पैसे इसमें से निकाल सकें। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा नुकसान में किसान ही है और सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला ब्रोकर होता है। तो फिर किसान के ऊपर कभी शक ना किया करें कि इसने जो है ना ऐसा कोई काम किया है। अगर इकरारुल हसन हमारी पॉडकास्ट देख रहे हैं तो वो ये ज़रूर नोट कर लें कि डॉक्टर महान ने भी बताया कि ऐसा नहीं होता जो आप समझ रहे होते हैं कि हर बंदा जो है ना 2 नंबरी कर रहा है और जो कोई ना कोई स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं ऑल दैट। तो मैं तो खुद चिकन का बड़ा आई एम चिकन लवर, तो आइंदा हम आपसे ही मुर्गी मंगाया करेंगे। फ्लॉग का फ्लॉग पूरा मंगा लिया करेंगे और फिर महीना चलाया करेंगे। अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग, आपने लाइन चेंज की। पहले आपका कार का लिमोजिन सर्विस का बिजनेस था एंड देन यू बिकेम अ पोल्ट्री फार्मर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब आपने पोल्ट्री फार्मर जब आप बननी है तो इसमें तो आपको ठीक ठाक हैंड्स डर्टी करने पड़ते होंगे, सीने चढ़ा के आपको करना पड़ता होगा काम। जी तो जी, बिल्कुल एक इंडस्ट्री है। जी जी, 12 साल माशाल्लाह हो गए। आप ऐसी थी हमेशा से या आप थोड़ी सोफिस्टिकेटेड भी थी या आप हमेशा से ऐसे रफ टफ सी हैं कि आप किसी भी तरफ घुस जाती हैं किसी भी लाइन ऑफ बिजनेस में? जी जी, वो यही है कि अगर काम करें तो फिर पूरे तरीके से करें, उसके अंदर घुस के करें, बजाय इसके कि आप उसको दूर से बैठ के देखें। सेठ साहब वाली मेंटालिटी होती है तो इट्स नॉट अ ग्रोथ माइंडसेट। अगर आपने ये करना है तो बेहतर है डेस्क जॉब कर लें किसी ऑफिस में जाकर, वहाँ आप करना है, और काम करना है तो फिर हाथ से करना है, फिर खुद से करना है। मैं अपने फार्म में मोर्टेलिटी भी, पोस्टमार्टम भी खुद ही करती हूँ। मेरे माशाल्लाह 58 फ्लॉक्स हो चुके हैं। 12वां साल है मेरा, अल्लाह ताला की तरफ से ही है, इसमें मेरी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे सामने कई फार्मर्स आए और कई फार्मर्स ख़त्म हो गए। उसकी ये थी कि दे यूज़ टू रिलाई ऑन अदर पीपल अ लॉट। अगर आपने कोई बिज़नेस को सस्टेनेबल बनाने में, मैं दोबारा रिपीट करूँगी, तो उसके कंट्रोल्स और उसके लीकेजेस को ज़रूर स्टडी करें, उनको ध्यान में ज़रूर रखें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैंने ये बहुत शुरू में लर्न कर लिया था कि अगर मेरे फार्म पे कोई मेडिसिन आएगी तो वो किसी डॉक्टर के थ्रू नहीं आएगी। तो फिर मैंने पेपर्स पढ़ना शुरू किए और मैंने देखना शुरू किया कि कौन सी डिजीज़ को कौन सा कंपाउंड जो है वो कौन सी एंटीबायोटिक लगेगी और किस तरीके से लगेगी। ये सारी चीज़ें मैंने देखना शुरू की। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सस्टेनिंग। अमेजिंग। ये जो आपने बात की ना, ये बड़ी ज़बरदस्त है कि अटेंशन टू डिटेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर। होता ये है कि हम कोई भी चीज़ देखते हैं कि यार इसमें पैसा बन सकता है और पैसा हो जाएगा, हम उसमें छलांग मार देते हैं और हम उसमें ये नहीं सोचते कि यार इसके अंदर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो अटेंशन टू डिटेल है जो आपने बताई है क्वालिटी, ये लाजमी है और कंट्रोल्स एंड चेक्स एस्टेब्लिश करने हैं। आपकी बात से मुझे इलॉन मस्क याद आ गया कि जब वो कोई भी अपना बिजनेस करने लगता है ना, तो ही गोज़ वेरी डीप इन रिसर्च करके, फिर सारा कुछ करके देन ही अटेम्प्ट्स दैट। तो आपका वही स्टाइल, अगर आप वहाँ पे होती हैं सिलिकॉन वैली में, तो आप इलॉन मस्क को भी मीट कर चुकी होती। चलो, तो एक डिस्क्लेमर मैं दूं कि ये एक ख्वाब है कि पैसा ही पैसा होगा, ऐसा नहीं होता। एक लड़का है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शॉर्ट वीडियो इंस्टा बनाई है, वो वायरल चला गया था। उसका नाम मुझे नहीं पता क्या है, फौजी या पता नहीं इस तरह कोई नाम है लड़के का। और उसने एक छोटी सी वीडियो थी, वो बिजनेस के ऊपर बात करते हैं 2 लड़के आपस में, फिर ओ यार इसमें तो पैसा ही पैसा है, और यार वो हम ना ये सुपर मार्ट बना लेते हैं, पैसा ही पैसा है, कैफे खोल लेते हैं, पैसा ही पैसा है। सो इट लुक्स लाइक दैट। आपकी बात ठीक है। हाँ जी जी, पैसा नहीं होता, आपको एल्बोज डीप जाना पड़ता है। अब मैंने ना शुरू में अपने फार्म की, मैं इलेक्ट्रिशियन भी बनी हूँ, मैं अपने फार्म की हाउसमैन भी बनी हूँ, मैंने अपने फार्म में प्लम्बिंग के काम भी किए। बल्कि क्योंकि अब जब मैं सबसे पहले शुरू करी थी तो मुझे सबसे ज़्यादा खौफ ये था कि मुझे नहीं पता और मेरे एम्प्लॉयज़ को मुझसे ज़्यादा पता होगा, तो फिर मैं उनको लीड कैसे करूँगी ना, ऑब्वियसली। एंड मेरी नाइव सोच ही कह लें, यू कैन नॉट बी डोमेन एक्सपर्ट इफ़ यू आर लीडिंग अ गुड बिजनेस। तो आप इतना ज़्यादा ओवर सुपरवाइज नहीं कर सकते हैं, यू नीड टू हैव एक्सपर्ट्स। डेवलप नहीं हुई थी उस वक्त, मुझे यही खौफ था कि मैं इसको डीप जाके देखूं, तो मैं हर चीज़ देखती थी। और अब इसी तरह होता है कि मैं अपने शेड में कभी कभार एक राउंड मार रही होती हूँ, पहले मैं अंदर ही रहती थी,
तो अब मैं कभी कभार एक राउंड मार रही होती हूँ तो मुझे नज़र आ रहा होता है कि हर चीज़ सही है, क्या देखना है क्या नहीं देखना। पहला मेरा ये खौफ ज़रूर होता था कि मुझे पता ही नहीं चलेगा क्या देखना है क्या नहीं, और कोई मुझे ये ना बता दे कि हाँ जी सब चल रहा है और एकदम से सब चैन है और फिर एकदम से मुझे पता चले कि ये मैंने नुकसान सारी कर मुर्गियां मर गई हैं, बीमारी आई और सब मुर्गियां मर हाँ। गई। क्योंकि कई स्टोरीज हैं इस तरह की, हॉरर स्टोरीज हैं इस पोल्ट्री फार्म बिजनेस में, कि इतने पैसे लगाए, करोड़ों रुपए लगा दिए और वो डूब गए। क्यों? क्योंकि हमने किसी और को आउटसोर्स किया हुआ था या किसी, हमें पता नहीं था क्या हो रहा है ऑन द ग्राउंड। इतना ज़्यादा स्टेक्स हाई होती हैं ब्रॉयलर फार्मिंग में कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ आवर्स। हमारे शेड में आग लग गई थी, हमारा चूज़ा आया और 3 दिन का चूज़ा था, उसने आग लगा दी। चूज़े ने ही आग लगाई इस तरीके से कि गलती हमारी थी। गलती हमारी ये थी कि हम जो कंट्रोल पैड्स होते हैं, इस तरह से होता है कि कंट्रोल शेड है, इट्स लाइक अ डेजर्ट कूलर। एक जगह पर पंखा होता है और एक जगह पर खस होती है ओके। और उसके अंदर आपका फार्म होता है। तो जो खस होती है ना, जो कि कूलिंग पैड्स जिन्हें कहते हैं, वो बहुत हाईली फ्लेमेबल होते हैं, तो फार्म के अंदर किसी को स्मोकिंग की भी इजाज़त नहीं होती। तो हम लोगों ने क्या किया बेवकूफ़ी कि हमने जो ब्रूडर की डक्ट थी ना, जो कि एग्जॉस्ट डक्ट थी, वो हमने थ्रू पैड्स निकाली, क्योंकि हमारा इरादा था कि हम इसे ग्रो करेंगे, तो हमने ऊपर छत पे नहीं निकाली उसका एग्जॉस्ट पाइप, हमने थ्रू पैड्स निकाल ली। वो हमारी गलती थी। तो जब हमने, क्योंकि सर्दियों का फ्लॉक था, अब ब्रूडिंग डेज में, यानी कि जब चूज़ा रिसीव करते हैं तो आपको एक सेट टेम्परेचर पे रखना होता है। ब्रूडर चल रहा था 220 डिग्री की, उसकी भट्टी के अंदर आग होती है, गर्मी होती है, उस हीट से उन पैड्स ने आग पकड़ी और विद इन मिनट्स जो है वो पूरा का पूरे दोनों कूलिंग पैड्स ऊपर नीचे दोनों शेड्स के जल गए। मेरा चूज़ा अंदर है। तो सबसे पहले तो अच्छा, एक लाइफ में एक लेसन है कि इट्स ओके, आप गिर जाते हैं। मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि गिर जाना बहुत अच्छी बात है, एज लॉन्ग एज आप सेकंड में उठना सीख लें। अगर आप गिर के बस यही सोच रहेंगे अब क्या करें अब क्या करें, तो फिर आप गिर जाएंगे, आप उठेंगे नहीं। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन जो था वो ये था कि हम किस तरीके से इस आग को बचाएं। तो मैं अपने ऑफिस में ही बैठी हुई थी जब एकदम मेरे सामने आग को बचाएंगे, चूजे को बचाएं? सबसे पहले तो ये था कि जानी नुकसान, आग को बुझाएं कि जानी नुकसान ना हो कोई, क्योंकि लोगों ने पानी फेंकना शुरू किया तो अंदर लड़के थे, उन लड़कों को बाहर निकालना, और फिर पानी किया तो बिजली बंद करो सबसे पहले, क्योंकि वो, और होता ही है कि जब आप वर्कर से काम करें, मैंने बड़ा देखा है कॉमन में स्ट्रेस में ना ज़्यादातर लोगों का जो इम्पल्स रिएक्शन होता है वो ब्लैक आउट कर जाते हैं कि बस अब क्या करना है समझ नहीं आ रही। लेकिन मैंने इस चीज़ से ये ज़रूर देखा कि आप ना एक्शन आइटम्स को रिवाइज करते रहें कि ये कॉन्स्टेंट आ गई है, अब इसको फ्लिप करें, अब फ्लिप करके एक्शन आइटम निकाल लें। ये बड़ी एक आप डेली बेसिस पे अगर आप प्रैक्टिस करें ना, तो आपको रिजिलियंस, माइक्रो रिजिलियंस कहते हैं इसको। ये प्रॉब्लम है, ये कप यहाँ रखा हुआ है, अच्छा इसको यहाँ नहीं रख सकते, कहीं और रखना है, तो फिर फ्लिप करें इस सिनेरियो को और एक्शन आइटम है, अच्छा मैंने इसको मूव करना है, एक्शन आइटम कर लें। तो इस तरीके से आप अपनी कंस्ट्रेंट्स को मूव कर सकते हैं अपने अराउंड कि अच्छा मेरे हाथ में अगर ये 5 ऑप्शंस हैं तो इसमें से कौन सी वाली ज़्यादा कारआमद होगी, इस तरीके से आपने करना है। तो खैर मैं ये बता रही थी कि उस वक्त मुझे याद है एक सेकंड में कि हम लोगों के पास फायर एक्सटिंग्विशर्स भी थे, वो भी हम लोगों ने लगाने शुरू किए। तो मैंने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और फिर हम लोग बड़े भागे, मैं भाग रही थी कूलिंग पैड्स को बुझाने के लिए आग। तो मेरा जो अमला था वो कह रहा था, समझ रहा था कि मैडम जो है इतनी परेशान होगी कि आग में कूदने जा रही कि इस आग के साथ आज मैंने भी ख़त्म हो जाना है। तो मैंने उन्हें कहा होश के नाखून लो और इस आग को बुझाओ। दैट डे आई लर्न अ लेसन कि अपने एम्प्लॉयज़ को मैं हर फ्लॉक में 3 दफ़ा ट्रेन करती हूँ कि इन केस ऑफ फायर हाउ टू रिस्पॉन्ड। उस वक्त वो भूल गए थे कि हमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है। वो मैंने भी जो शेर सुनाया था, ये तो वही आप वही करने जा रही थी कि मैं खतर कूद पड़ा आज से नमरूद में इश्क। वो मुझे कह रहे रुक जा। मैंने कहा मैं रुकूंगी तो आग बुझाएगा कौन। इंटरेस्टिंग यार, ये तो बड़ी ज़बरदस्त एपिसोड है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि काम रहना, कंपोज रहना, और वो जो आपकी बात है ना माइक्रो रेजिलियंस वाली, दैट्स अ वेरी गुड लेसन कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है जब पैनिक क्रिएट होता है। अक्सर लोग पैनिक मोड में चले जाते हैं जी। उसमें अगर आप किसी स्ट्रेस में आप एक्शन आइटम देखना अब करने वाला काम करते हैं, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं ना आग लगी है आग लगी है आग लगी है, तो फिर आग लग गई है। अगर आप ये सोचें नहीं आग लगी है, बुझाना है ऐसे, नेक्स्ट टाइम अब चूज़ा बचाना कैसे है, गैस कैसे निकालनी है, इसको टेम्परेचर से कैसे बचाना है, क्योंकि अभी दिन दहाड़े आग लगी है, रात में ठंड में तो ये मर जाएगा सारा, तो आपने इसको ठंड से कैसे बचाना है। उसी वक्त मैंने फ़ोन किया, विद इन 12 आवर्स मेरे कूलिंग पैड्स आ गए
और जितना भी हमने नुकसान किया था, 12 घंटे बाद हमारा शेड हमारी ओरिजिनल हालत में था। एक्सलेंट, ज़बरदस्त। मुझे इससे वो याद आ गई जो हमने मूवीज़ देखा करते थे सुपरमैन की, वो आग लगी होती थी किसी जगह पे तो सुपरमैन पहुंचता था, वो चीज़ें सारी मसला हल कर देता था। सो यू हैव दोज सुपर वुमन इंस्टिंक्ट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया जी आपका ये बिजनेस मुर्गियों का। मुझे आपने इसमें इस पे भी डरा दिया कि आप पोस्टमार्टम भी कर लेती हैं, तो सिर्फ मुर्गियों तक ही रहती हैं ना? अभी तक तो मुर्गियों तक ही है। चलिए, गुड। अच्छा, आगे चलते हैं। तो और बताएं, और भी कुछ करती हैं आप इसके अलावा? जी, अच्छा, फिर जब मैंने ये दोनों काम किए तो इस्लामाबाद लिमोज़ीन की वजह से मुझे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में पीपल स्टार्टेड नोइंग मी, और फिर एक उन लोगों के लिए था कि ओनली फीमेल इन द इंडस्ट्री, क्योंकि लॉजिस्टिक्स की बात आती है, क्योंकि हमारे कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होता था, नेशनल फूड्स के साथ था हमारा, कोका कोला के साथ था हमारा, काफ़ी JS बैंक, काफ़ी बैंक्स के साथ था। तो द वर्ड स्टार्टेड टू स्प्रेड। एक चीज़ मैंने आपको लास्ट मीटिंग में भी बताई थी कि एक हमारे अंदर का एक the thing that makes us stick, both of us, is to how to help people, how to create an impact in the lives of other people. ये एक चीज़ है, ये एक आग एक अंदर जल रही थी जो कि बहुत पहले से जल रही थी। यानी कि समझ लें, अगर मैं अपने बचपन से देखूं, तो अगर मैं अपने बचपन को भी स्टडी करूं, तो फिर मेरी दोस्ती मेरी क्लास में हमेशा उस बच्ची के साथ ज़्यादा होती थी जो कि जिसको लोग बुली कर रहे होते थे, तो मैं उसको अपने साथ कर लेती थी। ये शायद मेरी एक अल्लाह मियाँ की दी हुई एक नेचर थी, जो कि मुझे होता था कि नहीं, लोग इसको लेफ़्ट आउट क्यों करा रहे हैं, हम इससे बात कर लेते हैं, हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसी तरह की था एक कि मेरा बिगर पर्पज़ है। अच्छा, आपने एक और भी अभी ये बात की, लेट मी कनेक्ट। आपने कहा बहुत डिफरेंट बिजनेसेस हैं, बहुत डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ बिजनेस है, लॉजिस्टिक्स का भी और पोल्ट्री का भी। मेरा मानना ये है कि मेरा बिज़नेस तो सिर्फ एक ही था, मेरा एम, पर्पस, ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ एक ही था, जो कि मेरी हंगर थी टू लर्न हाउ बिजनेसेस वर्क, बिजनेस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। ये एक चीज़ थी जो कि मुझे सीखनी थी और जो मैंने थ्रू बिजनेसेस सीखी। ये एक मीन्स टू द एंड तो है ये मेरा, लेकिन वो मेरा पर्पस जो है वो था बिजनेस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। उसको मैंने स्टडी करना, वो मेरा रिसर्च इंटरेस्ट भी था, और वो ही मुझे इतना इंगेज और इतना इंडल्ज रखता है अपने सारे बिजनेसेस में। एक्सलेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट इंसाइट है, क्योंकि इससे मैं रिलेट कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने भी मल्टीपल चीज़ें ट्राई की हैं आपकी तरह। और एक बिज़नेस हमारा IT साइड का है, एक ट्रेनिंग कोचिंग कंसल्टिंग का है, और इसके साथ एक टोटली डिफरेंट कंस्ट्रक्शन का। जब मैं कंस्ट्रक्शन करने लगा ना, तो मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा यार तू ठेकेदार बन गया। सो आई एम फाइन विद दैट, आई एम फाइन विद वेयरिंग लेबल, जो मर्जी लेबल लगा लें। इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है जो आपने बात की ना, कि जो ड्राइव है, जो पैशन है, पर्सनली मेरा भी यही है कि मेकिंग अ डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ अदर पीपल। तो ये आपको सुबह उठाती है बेड से और आप निकलते हैं और आप भाग पड़ते हैं अपने पर्पस की फुलफिलमेंट के लिए। एवरी डे यू लिव अ लाइफ फुलफिलमेंट एंड टू परस्यू योर पर्पस। उसमें मीन्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपने कहा कि बिजनेस लाइन कोई भी हो सकती है, एंड इफ योर एंड गोल इज, डेस्टिनेशन इज क्लियर, तो फिर वो क्लैरिटी जो होती है ना, आपको उस तक ले जाती है। रास्ता आप कोई भी चूज़ करें। प्रिंसिपल जैसे आपने बात की है कि बिजनेसेस के होते वही हैं, इंडस्ट्री बेसिक डिफरेंट हो जाए, तो इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, योर आइडेंटिटी शिफ्ट्स। So identity shifting is a phenomena that happens, and other people cannot, normally people cannot relate to it, क्योंकि होता है ये कि वो समझते हैं कि यार एक लाइन की आपने पढ़ाई की है ना, तो आपने इसी लाइन पे एंड तक चलना है, और इसी लाइन पे आगे आगे रिटायर होना है, फिर रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी लेनी है। जबकि अदरवाइज जो आजकल के दौर में यही कुछ हो रहा होता है कि लोग ना चेंज करते हैं। फ्यू ईयर्स दे डू समथिंग, देन दे डू समथिंग डिफरेंट, देन दे ट्राई समथिंग न्यू। अमेजिंग। आगे चलें, कुछ और भी करती हैं या? हाँ जी जी, मैं ये बता रही थी आपको कि हम लोगों ने फिर इनर कॉलिंग तो ये थी कि लोगों को किस तरह इम्पैक्ट करें। अब लोगों को भी पता चलना शुरू हुआ। अच्छा, यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा साइड लाइन होती हूँ कि जो आपकी बात थी उससे मुझे एक बात याद आई कि लोगों ने आपको कहा कि ठेकेदार कहना शुरू कर दिया। अच्छा, लोग बड़ा ये अच्छा काम करते हैं, मुझे इससे एनर्जी मिलती है कि दे ट्राई टू बुली यू डाउन, और मुझे पता नहीं क्यों एक उससे होता है कि अच्छा यही तो वो काम है जो इससे फ़र्क पड़ रहा है। किसी ने ज़रूरत तो महसूस की कि कहना शुरू किया। तो जब मैं उन दिनों अपनी रिसर्च वर्क कर रही थी, तो अगर मैं अपने सुपरवाइज़र या किसी को भी बताऊं अपनी PhD के उसके अंदर, क्योंकि कोई कर्नल साहब हैं जो PhD कर रहे हैं, कोई बड़े बड़े लोग हमारे साथ करे होते थे। UAT टेक्सला से PhD करना जो है ना, वो थोड़ा मुश्किल काम था। तो अगर मैं बताऊँ तो लोग हंस रहे होते थे कि अच्छा मुर्गी खाना चला रही हैं। तो मुझे शुरू में तो हुआ कि नहीं, मैं छुपा लेती हूँ इस चीज़ को, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ द थिंग दैट आई शुड शेयर।
Absolutely. और बीइंग द ओनली फीमेल इन द इंडस्ट्री, लोगों ने मुझे कहा कि आप हमारी बेटी को भी कहें ना कि वो कुछ कर ले, या आप हमारी बहन को भी कहें ना कि वो इस तरीके से कर ले. देन आई स्टार्टेड कि अंडरस्टैंडिंग दिस कि नहीं, दिस कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट इन अदर पीपल्स लाइव्स एज वेल. वहाँ से मुझे एक आहा मोमेंट है कि नहीं, आई कैन हेल्प अदर्स बाय सिंपली शेयरिंग माई स्टोरी. तो इसी तरह फिर मुझे कोक वालों ने बुलाया और उन्होंने कहा कि यू बी आवर फर्स्ट फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर. तो उनके साथ मेरी मीटिंग हुई, फिर मैंने उनका बिज़नेस स्टडी किया. तो उन्होंने कहा हम डाइवर्सिटी के ऊपर काम करें, आप हमारी फ़र्स्ट फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर बने. जब मैंने उनके पूरे नंबर्स किए, वही जो मेरी आदत है, पूरे नंबर्स करना, पूरा स्टडी करना, तो फिर मैंने वो कहते थे 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करें और देन यू हैव अ सस्टेनेबल बिजनेस फॉर दिस एंड दिस एंड दिस मैच एंड देन यू ग्रो. एंड और फिर ट्रेनिंग्स भी होंगी आपकी, और आपको हम बाहर भी साल में एनुअली हम बाहर भी लेके जाएंगे, और ये और वो. स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, कोक का नाम था. लेकिन जब मैंने स्टडी किया, फिर मैंने रियलाइज़ किया नहीं, अगर मैं इसी इन्वेस्टमेंट को अपने ही बिज़नेस में डाल दूँ, पोल्ट्री इंडस्ट्री में, देन आई विल, जो मंथली मुझे इनकम ये लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, आई कैन ट्रिपल दैट इनकम. उस वक्त भी मैंने डिसीजन. लेकिन जब कोक वाला वो चल रहा था तो वो अपने ही प्रोग्राम के थ्रू दे ओपन अनदर विंडो फॉर मी. और अपनी डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने मेरे टीवी इंटरव्यूज़ हुए, मेरे मैगज़ीन इंटरव्यूज़ होने शुरू हुए. और मुझे फिर ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑन बोर्ड लेना शुरू किया, UNDP ने, UN ने, वी क्रिएट ने, कि प्लीज़ समन अदर फीमेल्स इन द वर्क फोर्स एज वेल. तो फिर मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया. मैंने ख़वातीन से मिलना शुरू किया, उनको इनकरेज करना किया, मेंटर करना शुरू किया. ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि आपने लोगों से इंगेज करना शुरू किया, मतलब वमेन को मेंटर करना शुरू किया, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा नीड है. स्पेशली एक तबका ऐसा है जो हमारे घरों में मौजूद है, जो हमारी ख़वातीन हैं, जिन्होंने स्टडी की हुई है. एक मेजर चंक है दरमियान में ना, जैसे एक डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे अब साइंसी ज़बानों में कहें तो एक पूरा एक तबका है जो घरों में बैठा हुआ है. उन्होंने पढ़ाई की हुई है, MA या BA किया हुआ है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है. करना चाहती है कुछ ना कुछ, लेकिन स्टार्टिंग नहीं पता कहाँ से होनी है. तो somebody like you can add a lot of input और वैल्यू देयर. मुझे बताएं क्या करना चाहिए ऐसी खबर, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्योंकि आपने ये जो मेंटरशिप किया, आप उनको क्या बताती हैं? बेसिकली ऐसे लोगों से भी वास्ता पड़ता होगा आपके ऐसे खवातीन. जी, बेसिकली मैं कहती हूँ कि 3 एंगल से अपने माइंडसेट पे काम करें, माइंडसेट ऑफ ग्रोथ, और 3 एंगल से अपने आप पे काम करें. सबसे पहले कि चैलेंज योर अज्यूम कंस्ट्रेंट्स. हम कभी कभार खुद ही से एज्यूम करके बैठे हो सकते हैं, मैं ये नहीं कर सकती, घर से बाहर नहीं निकल सकती, या बिलियंस ऑफ कंट्री. बच्चों को क्या होगा, माओं को तो यही होता है ना, एज सून एज दे स्टार्ट वर्किंग डे उनको गिल्ट होना शुरू हो जाता है कि बच्चों को टाइम नहीं दे सकेंगे, या घर को कैसे देखेंगे. मैं उसके बारे में कहती हूँ कि फॉर एवरी असूम कंस्ट्रेंट दैट यू हैव, फ्लिप इट, सी एनीथिंग दैट यू कैन वर्क अराउंड. क्योंकि एक चीज़ अगर आपको रोकती है तो 10 चीज़ें उसके लिए रास्ता भी बना रही होती हैं. तो उसको लिखें कि इसको अगर मैं फ्लिप करती हूँ, कि अगर जैसे मुझे पता था कि मैं कभी भी एज सून एज, क्योंकि मेरी अभी 2004 में मैं माशाल्लाह माँ बनी, बेटा मेरा पैदा हुआ, और उसी वक्त मैंने बैचलर्स के बाद मास्टर्स से एडमिशन लिया था. तो तब मुझे पता चला था कि मैं फास्ट से मास्टर्स, जो कि मेरा ड्रीम था, स्कॉलरशिप पे मेरा एडमिशन हुआ था, और मुझे करनी थी जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो अब शादी होने की वजह से जीकी में एडमिशन हुआ वो कर दिया कि नहीं, जीकी नहीं जाके रह सकते. तो फिर मैंने कहा फिर मैं फास्ट में लूँगी. मैंने तो नहीं बस शादी नहीं करनी, मैंने बस फास्ट में एडमिशन लेके फिर मैंने अम्मी से कहा था कि अब मेरी शादी करें और ये उनसे कह देंगे इसने पढ़ना है. और फिर हुआ ये कि वो फास्ट से मैं जी, जब ये सारा कुछ हो रहा था. जी. फिर जब फास्ट से हुआ ये कि वही हो जाता है, फेलियर आ जाता है, आपको अपना रास्ता बदलना पड़ता है, लेकिन रुकना नहीं है. ये आप एक अपने अंदर एक अज़म पैदा कर लेंगे, रुकना नहीं है. तो फिर जब फास्ट में मेरा एडमिशन, उन लोगों ने कहा नहीं, हम 2 कंसेक्टिव आपको छुट्टियाँ नहीं दे सकते. बेटा मेरा जब पैदा हुआ तो कमज़ोर था, 22 दिन हम अस्पताल में रहे, उसके बाद भी मैं उसको टाइम देना चाह रही थी. तो फिर जिस दिन उन्होंने मुझे मना किया, मैं उस दिन निकल के, और फिर मैंने ढूंढी अपनी, उसी दिन से मैंने वर्क करना शुरू किया कि नहीं, मैं बैठूंगी तो नहीं, तो मेरे लिए कौन सी ऑप्शन फीजिबल है. एंड UET
का जो सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ इन इंजीनियरिंग है केस के नाम से, दे वर काइंड इनफ एंड दे अलाउड मी टू कंटिन्यू माई एजुकेशन ओवर देयर। तो फिर मैंने उनके साथ अपना मास्टर्स इंजीनियरिंग मैनेजमेंट शुरू किया, और गिवन माई कंस्ट्रेंट्स आई हैड टू वर्क अराउंड माई कंस्ट्रेंट्स। उन्हें फ्लिप किया, एक्शन आइटम निकाला, आगे बढ़ गए। तो ये एक माइंडसेट चेंज है कि आपने किस तरह ग्रो करना है। दूसरा, बी प्रोएक्टिव। अगर आप बैठे नहीं ना, आज नहीं कल कर लेंगे, या ये अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी सोचते हैं, तो फिर वो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, ट्रेन मिस हो जाएगी। द ओनली थिंग कॉन्स्टेंट इन लाइफ इज़ चेंज। तो आप अगर सोचते रहें कि नहीं ये नहीं है, तो बी प्रोएक्टिव, ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी ये चीज़ है कि आप अंडरस्टैंड करें कि आप बेईमानी नहीं है, अल्लाह मियाँ ने आपको इस दुनिया में उतारा है तो आपको अच्छी खासी कुदरत और पावर दे के उतारा। इस बात को अपने पल्लू से बांध लें। मैं ख़वातीन को कहती हूँ क्योंकि उनके पास पल्लू होता है, आप अपने कोट से बांध लें कि आप इस दुनिया में जब आए गए हैं तो किसी मकसद के लिए आए हैं, और आपने उस मकसद को हासिल करना है। उसको हासिल, उसकी लॉ को, उसकी हासिल करने की दौड़ को कभी भी रोकना नहीं है आपने। तो अल्लाह मियाँ ने आपको 5 तरह की पावर दे के भेजा है। ये मैं हर एक को सिखाती हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत बेबस है और लाचार है, नहीं। हर ज़ीरो इंसान को अल्लाह मियाँ ने 5 तरह की पावर्स दे के भेजा है। आपने बस अंडरस्टैंड करना है कि मेरे इस काम के लिए, गिवन दैट टास्क, मुझे उस पावर्स को एक्चुअलाइज कैसे करना है और यूज़ कैसे करना है अपने एंड मकसद के लिए। सबसे पहली पावर होती है हमारी पर्सनल पावर, हमारी अपनी की स्ट्रेंथ्स कौन कौन सी हैं। फिर वो काम जो हम करने जा रहे हैं उसकी अपनी पावर क्या है। फिर जो रिलेशनशिप्स हैं हमारे पास, वो कौन सी पावर हमें देती हैं, हमारे ताल्लुकात, हमारे रिलेशनशिप्स। इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ना, आप कभी भी अकेले कुछ नहीं हासिल करते। अगर मैं कह रही हूँ ना बैठ के कि मैं तो कभी भी इसलिए नहीं कहती, आप बार बार मुझे अभी टोका भी था कि वी का क्या मतलब होता है, मैं कभी भी ये मानती नहीं कि मैंने इतना कुछ कर लिया। अगर मेरे साथ मुझे इतने अच्छे लोग ना मिलते जिनके साथ मैंने काम किया और सस्टेनेबल ग्रोथ है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो मेरे साथ जो मेरे रिलेशनशिप्स हैं वो किस तरीके से काम करती है, मेरी नॉलेज मेरी किस तरीके से हेल्प करती है। तो ये सारे 5 सोर्सेज ऑफ पावर हैं कि जो कि मुझे किसी भी मकसद को हासिल करने की पावर देती है। तो नोइंग दैट आई एम पावरफुल, चैलेंजिंग माई असूम कंस्ट्रेंट्स एंड बीइंग प्रोएक्टिव, ये माइंडसेट चेंजेस हैं जो कि ग्रोथ माइंडसेट में ट्रांसलेट करती हैं। दिस इज़ द फ्रेमवर्क दैट आई हैव क्रिएटेड। आई बिलीव इन कि अगर आप मान लें इसको और इसको पल्लू से बांध लें कि नहीं, हाँ मैं हासिल कर सकता हूँ, आप ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल करेंगे, प्रोवाइडेड कि आप कोशिश कर रहे हो, लगातार कोशिश कर रहे हो। तो अल्लाह ताला उसी को नवाजता है। फिर ये बहुत पावरफुल इंसाइट आपने दी है और बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया है ऐसी ख़वातीन के लिए। और मैं ये समझता हूँ जो आपने बात की है ना, वो मैं उसे कहता होता हूँ, यू हैव टू वर्क ऑन अनलॉकिंग योर ट्रू पोटेंशियल। हम लोग अक्सर, हम में से ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगियाँ अपने असल पोटेंशियल को रियलाइज़ किए बगैर गुजर जाते हैं, और वो इसी तरह इस दुनिया से चले भी जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जो अगर वो चीज़ अनलॉक कर लेना तो दे कैन डू वंडर्स। दूसरी, अब आप इसी से रेलेवेंट एक क्वेश्चन ये आया है कि जो ख़वातीन इसको देख रही हैं या उन्होंने आपकी ये स्टोरी सुन रही हैं, वो ये भी तो कह सकती हैं कि आपके पास ज़राए ज़्यादा थे। आपने जो अभी तक स्टोरी बताई, आपने कहा जी मुझे वाले साहब ने थोड़ा सा ये दे दिया, मुझे वाले साहब ने मेरा किक स्टार्ट करवा दिया या 2-3 गाड़ियाँ दे दी। अब एक खातून जो घर में बैठी है उसके पास ये ऑप्शन नहीं है, अब वो वाले साहब से मांगेगी तो उसको जूतियाँ मिलेंगी तो व्हाट इज़ इट, उनके इस पॉइंट को कैसे एड्रेस करेंगे आप? मुझसे ना ये सवाल बहुत दफ़ा हुआ है कि आपने तो कर लिया क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी थी। वो कहते हैं जी आप तो सोने का चमचा लेके पैदा हुए हैं, जैसे आप पैदा हुई हैं अब आप इसको जरा बताएंगे कि नहीं, सोने का चमचा था कि नहीं था? सोने का चमचा नहीं था। अच्छा, सोने का चमचा नहीं था। हम लोग एक मैं ये नहीं कहती कि हम बहुत ही एक हाई स्टैंडर्ड बल्कि अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी से, हम एक मेहनती तबके से बिलोंग करते हैं। मेरे फादर इज़ अ सेल्फ मेड मैन एंड आई रियलाइज्ड कि मैंने उनके पैसे पे याशी नहीं करनी है और मैंने भी उनके पैसे को एक वैल्यू देनी है, ठीक है। दूसरी बात जहाँ तक ये है कि नहीं, अगर बिज़नेस पैसा नहीं है तो बिज़नेस नहीं हो सकता, तो ये भी एक मिथ है। जज्बा नहीं है तो बिज़नेस नहीं हो सकता, मैं ये मानती हूँ। मेरा जो ज़िंदगी में ये पहला बिज़नेस नहीं है, मैंने बहुत हाथ पाँव मारे थे। सबसे पहला बिज़नेस जो था ना वो मेरा, मैंने 5-6 साल की थी तो मैंने अपने घर में जब मैंने देखा कि
वो एक जगह होती थी कि दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं। ऑब्वियसली मैं थी, मेरी जुड़वा बहन, छोटी बहन, 5 बहन भाई, हम मम्मी अब्बू। तो फिर मैं पता नहीं क्यों 5-6 साल की उम्र में, ग्रेड 1 में थी, मुझे जितना याद है 6 साल की उम्र होती है ग्रेड 1 में, कि होता था कि किसी कभी कोई बुखार हो रहा है, कभी किसी को बुखार हो रहा है। तो मैंने एक फर्स्ट एड किट असेंबल की थी और कैटलॉग करके, और उसमें मुझे पास हर चीज़ होती थी। और फिर मैं कहती थी मैं दूंगी उस वक्त जब मुझे ना 1 रियाल देंगे, क्योंकि मैं सऊदीया में थी तो मैंने फर्स्ट एड डिस्पेंसरी बना ली थी अपने घर में ये मेरा पहला बिजनेस था। दूसरा, फिर हम क्योंकि सऊदीया में रहते थे, कोई हाउस हेल्प और इस तरह की तो नहीं, पाकिस्तान में तो बड़ी होती है, जैसे इस्त्री करने वाले आ जाते हैं और ये। तो फिर हम लोग क्या करते थे कि मैं अपने भाई जो है, मेरे बड़े भाई, अल्लाह ताला से दे ज़िंदगी दे, उनके साथ मैंने शुरू किया कि मैं आपके कपड़े इस्त्री क्या करूँगी, हफ्ते के आप मुझे 2 रियाल देंगे। गुड, वेरी गुड, आप बड़ी सही जा रही थी उस एज के हिसाब से। तो अगर बिजनेस की स्टोरी सुनाऊं तो अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, यानी कि आप सोच नहीं सकते कि वही बात है कि अम्ब्रेला जो है ना हर जगह तलाश करने की कोशिश की। तो इसी तरह ग्रेड 6 में हमारे स्कूल में कैंटीन नहीं थी, मैंने कैंटीन बना ली थी। ड्यूरिंग ब्रेक बच्चे अपना लंच कर रहे होते थे, मैं कैंटीन बना के कैंटीन चला रही थी और हम जो है ना वो कनस्तर भर भर के ना उसमें पैसे जमा कर लेते थे और बाद में उसी पैसे से वो किया करते थे, और बड़ी अच्छी कैंटीन चली हमारी। तो ये तो ज़बरदस्त, आपने जो चाइल्डहुड था वही आप में काफ़ी ज़्यादा, जैसे ना होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात, ये उर्दू का मुहावरा है कि शुरू में अर्ली साइंस थे आपके अंदर कि आपने कुछ ना कुछ करना ही है ज़िंदगी में। फिर पापा सेलिस ने पहली दफ़ा सन 2000 में नहीं 2001 में पहली दफ़ा पापा सेलिस ने वैलेंटाइंस डे मनाया था पाकिस्तान में, और हम लोग इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बैचलर्स के स्टूडेंट थे। हमें पता चला कि एक है लोगों ने प्रोजेक्ट लिया है उसको वैलेंटाइंस डे के लिए, उसके अंदर उसका डेकोर करेंगे। अब हमें भी घुसना था उसके अंदर कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं और मेरी जो ट्विन है, हमने कहा कि अच्छा हम जो है ना वो कैंडल्स का गिव अवे रखते हैं हर टेबल के ऊपर। तो हमने बैठ के ना 250 कैंडल्स बनाई दिल के शेप की, उसमें हैप्पी वैलेंटाइंस डे सेंटेड कैंडल आप रखें तो जला लें बीच में। और अगर जो, क्योंकि हमने 250 बना ली थी, उतना गेस्ट नहीं आया उस वक्त, तो नया नया कल्चर था, तो हमने फिर लोगों को देना भी शुरू कर दी कि वो गिव अवे भी हो गया उस कपल के लिए ना, जो कि आए थे वैलेंटाइंस डे बनाने। तो वो मेरा अगर कहना चाहिए पाकिस्तान का पहला बिजनेस था। उस दिन उसकी मैंने अर्निंग की, जितने भी खर्चे निकाल के 2000 रुपये मेरा पहला प्रॉफिट था। फिर उसके बाद मेरी जो बैचलर्स की स्टडी थी ना, वो भी मैंने इसी तरीके से की थी कि एक तो वो था ना कि मैं और मेरी जुड़वा बहन थे, तो हम लोगों को ये बड़ा होता था कि हम दोनों आपस में हमेशा ये बात करते थे कि सबकी, हमारी क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना, वो उनके माँ बाप को एक ही फ़ीस देनी होती ना, हमारी दोनों की मिला के एकदम से डबल फीस देनी पड़ती है। हमें पता नहीं क्यों इस चीज़ का गिल्ट था। तो हम लोग इतना पढ़ते थे, फिर हम स्कॉलरशिप ले लेते थे। फिर हम कहते थे बाबा इस सेमेस्टर सिर्फ आपने ना 80% हमें फ़ीस माफ़ होगी, 20% हमने देनी। मेरा पूरा मास्टर्स मेरा स्कॉलरशिप पे, मेरा PhD मेरा स्कॉलरशिप पे। एक्सीलेंट। तो कभी कभार आप पैसे कमा के नहीं बचा रहे होते, आप पैसे बचा के भी जो है ना अर्न कर रहे होते। अमेजिंग यार, ये तो बड़ी, आपने चाइल्डहुड से आपके अंदर वो चीज़ अल्लाह ने दी हुई थी कि आप उसको यूटिलाइज करती रही हैं उसके। फिर मैंने शादी हॉल भी बनाया। जब ये फार्म हाउसेस में पोल्ट्री फार्म बनाने से पहले ना, वो मैंने खुद किया था। मैंने शादी हॉल बनाया, शादी हॉल पे पाबंदी लग गई, तभी वो पोल्ट्री फार्म का सिलसिला शुरू हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह होगी। वो ख़त्म किया। मैंने एक प्रोग्राम प्रोड्यूस भी किया मीटिंग एंड पॉलिटिक्स के नाम से, जिसके अंदर काफ़ी पॉलिटिशियंस इनवाइट किए। तो आई वाज अ प्रोडक्शन इंजीनियर एट दैट टाइम। उन लोगों ने ATV वालों के साथ काम किया और फिर हमने उन्हें वेन्यू और सारा डेकोर वगैरह प्रोवाइड किया। तो अपने हाथ पाँव बहुत मारे हैं। ये नहीं है कि अगर मैं आपको सक्सेस स्टोरी सुना रही हूँ, काफ़ी इसमें धक्के भी खाए हैं, लेकिन वही बात है, लगे रहो मुन्ना भाई। जो धक्के खाता है वो कहीं ना कहीं पहुंचता है। अदरवाइज अगर आप धक्के ना खाएं, जैसे आपने पहले बात की कि गिर के उठना ना सीखा तो फिर आपने कुछ नहीं सीखा, फिर आप उधर पड़े रहे, आप बस उसे कहते हैं ना शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो आपका तो ट्रैक रिकॉर्ड ही शम्मा जलाने का, और वैलेंटाइन डे की शम्मा आपने जलाई पापा सेलिस में। तो दैट्स अमेजिंग। आपका जो जर्नी है इनिशियल वाला, उसमें आपकी जो मुझे समझ आ रही है, वो पहले 10 साल आपकी जो स्टडीज़ के थे, राइट, जो 2000 से लेकर 2010 का ज़माना था, वो स्टडीज़ वगैरह का था। उसमें आप यू आर फिगरिंग आउट योर सेल्फ, और उसमें आप पढ़ भी रही थी, लेकिन साथ साथ छोटे छोटे वेंचर्स कर रही थी। और इसके साथ साथ जब आप 2010 ऑनवर्ड पहुंची हैं,
तो चूंकि आपने इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे, यू हैड लाइक डजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड देयर की लर्निंग्स अंडर योर बेल्ट इन योर बैग, फिर आपकी जो वेंचर्स में जान आई है, जैसे 2011-12 से आपने बताया कि पहले आपने लिमोजिन सर्विस बनाई, फिर आपने जो मुर्गियों वाला बिजनेस है वो किया, और अभी स्टोरी कंटिन्यू, अभी ख़त्म ही नहीं हुई, अभी हम आगे भी चलेंगे। तो आई थिंक ये जो लर्निंग है वो ये है कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, आपकी जो लर्निंग है ना वो चलती रहती है, और उसको यूटिलाइज करके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना तो हर स्टेज ऑफ लाइफ में, दैट इज़ हाउ यू ग्रो इन लाइफ, राइट। एक छोटी सी बात मैंने शेयर करना चाहूँगी कि मैं हर एक को बस ये कहना चाहती हूँ कि पॉडकास्ट और इंस्पिरेशन जब भी हम देखते हैं ना, मैं भी उसके मुजरिम हूँ इस चीज़ की, तो हम सिर्फ एक रोज़ी सी पिक्चर पेंट कर लेते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी थी, इतना पैसा था, इतना अर्न कर लिया, अब मैंने भी वैसे ही बनना है। लेकिन उस एंड पे पहुँचने के पीछे कई सालों की मेहनत, कई सालों की रियाजत, कई फेलियर्स होते हैं। एक जो चीज़ सीखने की है वो उस जगह पहुंचना, मतलब कि उतने पैसे कमाना नहीं होता या उतना बड़ा बिजनेस क्रिएट करना नहीं होता, वो चीज़ सीखने वाली होती है कि किस तरीके से मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगे रहना है। मैंने जब बैचलर्स किया था उस टाइम पे 126 क्रेडिट आवर्स का बैचलर्स होता था, BS की डिग्री होती थी। बाय द टाइम आई मूव टू फास्ट, पीछे से HEC बना। जब HEC बना उन्होंने कहा जो बैचलर्स की डिग्री है वो 132 क्रेडिट आवर्स की होगी। तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने कह दिया था कि हमारे पास स्टूडेंट्स वापस आके अपने क्रेडिट आवर्स पूरे कर लें, हम डिग्री दे देंगे रिन्यू करके। और मैं फास्ट में थी, फास्ट वालों ने कहा था हम आपको 2 एक्स्ट्रा कोर्सेज करा के आपकी डिग्री भर देंगे, बल्कि क्रेडिट आवर्स पूरे हो जाएंगे, आपको BS CS की डिग्री फास्ट की मिल जाएगी। कितनी अच्छी बात है। हमने कहा ठीक है। उसके बाद ये उन्होंने मेरा 2 सेमेस्टर के बाद 2 सेमेस्टर की जब कंजक्टिव ब्रेक लेना चाहिए उन्होंने मना कर दिया, एडमिशन ख़त्म हो गया। कंटिन्यूइंग एजुकेशन में मैंने केस में एडमिशन ले लिया। जब उधर के भी कोर्सेज अच्छे खासे कर लिए, 10 कोर्सेज का मास्टर्स था और मैंने 7th कोर्स मैंने इनरोल किया, तो उन्होंने कहा कि जी यू कैन नॉट कंटिन्यू योर मास्टर्स, आपके क्रेडिट आवर्स ही पूरे नहीं हैं। तो उस टाइम पे वही बात है कि रोड ब्लॉक्स आते हैं, फेलियर्स आते हैं। उस टाइम पे मैंने उनसे डिस्कशंस करना शुरू की कि किस तरीके से मैं 7वां कोर्स मैंने इनरोल किया है, मेरा CGPA 4 है, आप मुझे कह रहे हैं कि आप पढ़ नहीं सकती, तो मेरा इसमें कसूर क्या है कि HEC की पॉलिसी इसमें बाद में आ गई थी। उन्होंने कहा नहीं जी हम कर ही नहीं सकते अलाउ। अच्छा, बीच में उन्होंने मुझे NTS भी दिलवाया, NTS भी क्लियर कर लिया, वो भी अल्लाह का शुक्र है बड़ी हाई परसेंटेज के साथ किया। फिर उन्होंने कहा नहीं आप वो करें। फिर मैं जाके इस्लामिक यूनिवर्सिटी के रेक्टर से मिली, मैंने कहा भाई मुझे पढ़ना है और आप ये तो नहीं कह सकते कि हमारी पॉलिसी नहीं, आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ने के दरवाजे तो कभी नहीं बंद होते। तो फिर मैंने 7 साल बाद यानी कि मैंने अपना बैचलर्स मुकम्मल किया। जो मेरी बैचलर्स की डिग्री बड़ी यूनिक है, अगर कोई देखे तो उसको इतनी हंसी आए। इट स्टार्टेड इन 2000 एंडेड इन 2007। तो मेरी इतनी ही लंबी बैचलर्स की डिग्री है। और फिर मुझे वो उस वक्त बड़ा हिट करता था, रोज़ाना जाना इतना मुश्किल लगता था कि जब मैं क्योंकि मास्टर्स का स्टूडेंट, मास्टर्स की वो मैच्योरिटी अलग होती है, एज अलग होती है, बैचलर्स की बच्चियों की एज अलग होती है। तो मैं दोबारा जाती थी और मैं बैठती थी तो मुझे रोज़ की एक हिट लगती थी कि मैं, ऐसा लगता था रोज़ाना जाना एक स्ट्रगल है, बट आई परसवेड माई वे थ्रू इट। मैंने वो 3-4 महीने का सेमेस्टर गुजारा, अपनी डिग्री पूरी की, और फिर मैंने जाके जब अपने केस वालों को दी तो अल्लाह का शुक्र है मेरा वो मास्टर्स हुआ। फिर मास्टर्स के बाद हाँ मैंने ज़िंदगी में 8 मंथ्स का पीरियड ऐसा गुजारा है कि जिसमें मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ घर बैठी थी। मैंने कहा कि नहीं अब जो है ना बैठ जाते हैं। तो वो उस वक्त मुझे एक ग्राफिक्स इमेज आता था, अगर आपको याद हो बचपन में हम लूनी टून्स के कार्टून्स देखते थे तो उसमें वॉल्ट डिज्नी के कार्टून में होता था कि ना वो पब्लिक सर्विस मैसेज आता था ना जिसमें टैप खुला होता था, वो टूथब्रश का है, तो फिर मल्टीपल विंडोज़, बहुत सारी विंडोज़ बन जाती थी कि हर इतने लोग पानी ज़ाया करें तो आपने नहीं करना। तो इसी तरह का मुझे होता था, मैं हांडी पका रही होती थी, मुझे कहते थे इतने सारे लोग करें, व्हाट एम आई डूइंग डिफरेंट, व्हाट विल आई डू डिफरेंट टुडे। तो मुझे उसकी चीज़ की बड़ी परेशानी शुरू हुई। देन आई स्टार्टेड कि नहीं मैंने अपनी PhD करनी है एंड आई हैव टू रीच माय गोल। एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। तो आपने PhD की माशाल्लाह और उसके बाद आप आगे बढ़ी, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ लोग ये समझते हैं, जैसे मैंने आपको एक मिसाल में मैंने आपको जोड़ दिया सुपरमैन के साथ, सुपरवुमन बना दिया मैंने आपको, लेकिन सुपरमैन जो है ना कभी वो उसके ना तो उसकी शादी हुई है ना उसके बच्चे होते हैं, तो उसने कोई चीज़ें संभालनी नहीं होती। तो यू आर अ ट्रू सुपरवुमन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि आपने
आपकी माशाल्लाह यू आर हैप्पीली मैरिड एंड देन यू हैव गॉट किड्स एज वेल, और उसके साथ साथ भी सारा कुछ लेके चल रही हैं, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो ऐसी खवातीन हैं जो मैरिड हैं, बच्चे भी हैं, और आपकी ज़िंदगी से उनको क्या, वो कैसे कुछ कर सकती हैं? क्योंकि उनके पास ये होता है कि यार चूंकि हमारे बच्चे हो गए, और वो जो आपकी बात है कि दरमियान में ये फेज़ आया कि मैंने कहा मैं हाथ छोड़ के बैठ जाऊँ, तो क्या उनको रहना चाहिए अगर उनके अंदर एक और डिज़ायर हो कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन चूंकि अब मेरे बच्चे हो गए हैं या मुझे थोड़ा सा ना आ गया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, लेकिन मेरे अंदर अभी भी एक चीज़ है कि जिसे कहते हैं ना कि एक इच है, जो कुछ करने का जज्बा है वो गया नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, वो क्या करें? वही बात है कि कंस्ट्रेंट्स को समझें, रियलाइज़ करें कि हाँ हाँ मैं ये नहीं कर सकती। जैसे मुझे पता था फ्रॉम द गेट गो, जिस वक्त मेरा बेटा मेरी गोद में आया, और आई हैड डिसाइडेड कि मैंने 9 to 5 जॉब नहीं करनी। मुझे पता था कि मैंने इसको एक अच्छा इंसान बनाना है, मैं अपने बेटे को। फिर अल्लाह ताला ने बेटी भी दी, तो मुझे कि मेरी सबसे बड़ी ड्यूटी है इनको एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा इंसान बनाना है। इस मकसद को मैंने नहीं पीछे छोड़ना। और फिर जब मैंने इनको अपने उस बड़े मकसद के साथ मिला लिया, मेरे बच्चे जो हैं अब माशाल्लाह मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग वेल इन एजुकेशन एज वेल, एंड दे अंडरस्टैंड मी, मेरे के वो अब मेरे साथ दौड़े होते हैं। मेरा बेटा भी मेरे साथ होता है और मेरी बेटी भी मेरे साथ होती है। अगर मैं ट्रैवल भी कर रही थी, मेरे जो थर्ड बिजनेस हमने अभी डिस्कस करना है उसमें मैं ट्रैवल भी कर रही होती है, देन बोथ ऑफ माई चिल्ड्रन कीप माई थिंग्स गोइंग डाउन हेयर। वो मेरी बेस्ट टीम प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर मैं रिलाई करती हूँ। और मुझे ये ज़रूर फील होता है कि वो एक वर्किंग मदर के बच्चे ज़्यादा मैच्योर होते हैं, ज़्यादा केपेबल होते हैं उस माँ से जो बैठ के घर में ड्रामे देख रही है और बच्चे मोहल्ले में खेल रहे हैं। तो ये ना सोचें कि अगर आप घर बैठे हुए हैं तो आप अगर आप बिल्कुल फोकस यही रखें कि हाँ मैंने अपने बच्चों को टाइम देना है, तो फिर आप फिर टाइम दें। और कोई हर्ज नहीं है अगर आप अपनी आइडेंटिटी भी साथ, अपनी शख्सी आज़ादी और अपनी आइडेंटिटी भी बरकरार रखें। उसी से बच्चों को तक़वियत मिलती है, उन्हें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलती है कि हाँ हमारी माँ जो है वो खुद भी कुछ है और हमें भी कुछ बना देगी, क्योंकि माँ और बाप ने दोनों ने मिलकर बच्चों को बनाना है। अगर माँ खुद ही कुछ नहीं बन सकती तो वो बच्चों को क्या बनाएगी। ब्यूटीफुल, नहीं ज़बरदस्त, आपने बड़ी पावरफुल बात की आपने। अच्छा, इसमें आपने फिर एक नया बिजनेस की हमें निशानदेही की है, थर्ड बिजनेस, तो उसका भी बता दें आप। जी, मैं अराउंड 2017 में मैंने बताया आपको कि मेरे हस्बैंड उस वक्त जैज़ में काम कर रहे थे, तो एंड ही वाज असाइंड अ कोच, एन इंटरनेशनल कोच बाय द नेम ऑफ एंटनी डिमेट्रियो। ब्लैंचर्ड कंपनी है, कैन ब्लैंचर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के नाम से उनका एक बड़ा मशहूर बुक है, आपने पढ़ी होगी 1 मिनट मैनेजर के नाम से। तो वो उन लोगों ने एक जैज़ ने हायर किया एक पर्सनल कोच, एंड ही केम, और वी वर लकी इनफ कि इस्लामाबाद लिमोजीन वाज द लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइडर फॉर एंटनी डिमेट्रियो एज वेल, और वो मेरे हस्बैंड के कोच भी थे। एंड देन दे डेवलप्ड अ वेरी गुड फ्रेंडशिप। फिर उनको जब पता चला गाड़ियाँ भी हमारी चल रही हैं, तो फिर वी हैड अ मीटिंग टुगेदर, एंड देन एंटनी सेड दैट वी वांट टू हैव अ ब्रांच ऑफिस इन पाकिस्तान, एंड दे स्टार्टेड हैविंग दीज डिस्कशंस अराउंड, एंड दे डिस्कस फॉर गुड मोर देन 6 to 8 months। और जब मैं देखती थी मैं कहती हाँ वो दोनों सोच रहे हैं कि करना है करना है करना है करना है, और दे वर सिटिंग ऑन दैट आइडिया। कब की बात है ये, किस ईयर की? एंड ऑफ 2016 टिल मिड ऑफ 2017। और फिर जब बहुत हो गई, मैंने देख लिया कि ये चल रहा है सिलसिला और किसी मकसद तक नहीं पहुंचा, तो मुझे पता था कि हर अच्छा आइडिया ने कहते हैं आइडियाज आर वर्थ अ डाइम एंड अ डजन, बट द पीपल हु इम्प्लीमेंट देम आर प्राइसलेस। तो मुझे ये हुआ कि आइडिया की तो एक लाइफ लाइन होती है ना, थोड़ा अरसे बाद मर जाएगा। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आपकी एडमिन मैं संभाल लेती हूँ, आई विल इनकॉर्पोरेट द कंपनी, आई विल प्रोवाइड यू वट एवर सपोर्ट यू वांट, इनवॉइसिंग मैं देख लूँगी, एडमिनिस्ट्रेशन मैं देख लूँगी, ट्रेनिंग का मटेरियल प्रिंट करना, ये जितनी भी भागदौड़ जिससे ये दोनों कतरा रहे थे, एंटनी नॉट बीइंग हियर एंड शबी इज़ बीइंग बिजी इन हिज डे जॉब, दे कुडंट हैंडल। तो मैंने कहा जो आप नहीं हैंडल कर सकते आई विल डू दैट। तो आई स्टार्टेड, हटो बच्चों साइड पे हो जाओ जरा, डॉक्टर महा आ गए। अच्छा, देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट, और साथ में मेरे शोल्डर में वो बैच तो लग ही चुका था, बीइंग अ मेंटर एंड कोच फॉर अदर फीमेल्स। और
बिजनेस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का भी जो रिसर्च का कीड़ा था, क्योंकि मेरी सारी रिसर्च, मुझे एक वो बात आ जाती है ना कि वो जब कोई कह दे कि तुम नहीं कर सकती या तुम कमज़ोर हो या पोल्ट्री फार्मर हो, तो फिर मुझे उस वक्त हो गया था कि मेरी जो रिसर्च होगी वो वर्ल्ड क्लास होगी। तो फिर मैंने इसीलिए टगुची एनालिसिस पे रिसर्च की, जिस पे सर्विस इंडस्ट्री पे एटलीस्ट पाकिस्तान में क्या दुनिया में उस वक्त तक किसी ने नहीं की थी। तो आई बिकेम अ पायनियर इन दैट, और फिर मेरी पब्लिकेशन सारी इंटरनेशनल। टगुची एनालिसिस, टगुची टगुची एनालिसिस क्या है जी? टगुची एनालिसिस थोड़ा सा ब्रीफली बता दें। प्रोसेस, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की साइड का था कि आप ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करें जो कि एरर फ्री हो। इंस्टेड के प्रोडक्ट डेवलप हो, फिर उसकी एरर चेकिंग हो और उसके एरर्स निकलें, तो फिर वो लॉस टू द कंपनी होता है कि एंड प्रोडक्ट के भी आप फेलियर्स देख रहे हैं। तो आप ऐसा रोबस्ट सिस्टम डिज़ाइन करें कि जो कि आपका प्रोडक्ट जनरेट हो रहा हो वही एरर फ्री हो। उसे टगुची एनालिसिस कहते हैं, जो आप रोबस्ट डिज़ाइन करते हैं। ओके, तो वो आपने रिसर्च की? हमने प्रोसेस के ऊपर लगाया उसको। तो उस मैंने हमने कह देती हूँ मैं बार बार। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी सारी पब्लिकेशंस भी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की, और उस तरीके से तो फिर मैंने अपना पोर्टफोलियो भी साथ किया, और फिर वो जो हमारी इनर कॉलिंग थी कि टू हेल्प एंड क्रिएट इम्पैक्ट टू द लाइव्स ऑफ एज मैनी पीपल एज वी कैन, तो हम सबका एक सिंक हो गया, एंड देन वी स्टार्टेड दिस ब्लैंचर्ड पाकिस्तान। अमेजिंग। तो ब्लैंचर्ड पाकिस्तान जो है वो एफिशिएंसी बढ़ाती है और ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स करवाती है, लीडरशिप बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग करती है, कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट करती है। हम सक्सेशन प्लानिंग करते हैं, पर्सनल कोचिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या इंडिविजुअल्स के लिए? इंडिविजुअल्स के लिए भी करते हैं और कॉर्पोरेट्स के लिए भी करते हैं। अमेजिंग। Alhamdulillah, we started small, and now Alhamdulillah, if you name 200 big companies of Pakistan, we will be engaged in 1/3 of them. अमेजिंग, वेरी नाइस। ये तो आपने कमाल कर दिया, और आपका जर्नी जो है ना इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग माशाल्लाह। दैट्स Alhamdulillah, it's just the beginning. जी। जस्ट द बिगिनिंग। और आप ये बताएं कि ये जो सारा कुछ आप कर रही हैं, तो इसमें आज अब आपको चैलेंजेस क्या फेस होते हैं? कभी आपको कोई फ़ायदा पहुंचा एज अ वुमेन इन पाकिस्तान, या कोई चैलेंज फेस करना पड़ा? फ़ायदा बहुत पहुंचा मुझे ना। सबसे पहले जब मैंने पोल्ट्री का शुरू, लॉजिस्टिक्स में, क्योंकि हम लोगों की नीश फॉरेनर्स के साथ ही, तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ बीइंग द ओनली फीमेल इन द इंडस्ट्री। लेकिन पोल्ट्री में जब मैंने पोल्ट्री फार्मिंग शुरू की, तो मुझे लोग मिलने आते थे, एंड दे यूज़ टू, मैं ना साथ बिठा देती थी अपने, क्योंकि वो माहौल पोल्ट्री का इस तरह होता है। तो मैं अपने देवर से कह दी, कभी अपने हस्बैंड से कह दिया कि अब वो मीटिंग के लिए आ रहे हैं, फीड वाले आ रहे हैं, चूज़े वाले आ रहे हैं, डिफरेंट वेंडर्स आ रहे हैं, तो आप साथ बैठ जाइएगा। तो वो उस तरफ देख के, उनकी तरफ देख के बात करते थे। तो मैं कहती नहीं बिज़नेस मैंने करना है। तो वो फिर उसके बाद वो अगर मैं इधर उधर हूँ, तो उन लोगों से कह रहे होते थे कि आप क्यों दे रहे हैं, खातून के हाथ में इतने पैसे किस लिए दे रहे हैं, और आप क्यों कर रही हैं, क्या आपके घर में बाप भाई नहीं है? तो मैं कहती थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बाप को भी सलामत रखे, भाई को भी सलामत रखे, शौहर भी है और बेटा भी है, लेकिन सब ने मिलके मुझ पे भरोसा किया कि मैं ये कर सकती हूँ। अमेजिंग। तो अब ये सिस्टम अल्लाह मियाँ ने मुझे ऐसा दिया है कि मैं ये कर सकती हूँ। तो फिर लोगों को ये सोचने में वो मतलब कि देरी लगी, और जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा हज़म करना जिनको मुश्किल था, वही मुझे अपनी बेटियाँ मेरे पास ले गए कि आप इन्हें से सिखाएंगे, अब हम जो है पोल्ट्री फार्मिंग कैसे पीछे छोड़ें, और आप बीइंग अ फीमेल ये कैसे लीड कर सकती हैं। तो उसमें 2-3 फार्मर्स ऐसे हैं कि जिनकी बेटियों को अभी मैं कह रही हूँ कि अभी वो फुली ऑन बोर्ड नहीं आई हैं, लेकिन उनको मैं तैयार कर रही हूँ कि वो दे बिकम लीडर्स इन द पोल्ट्री इंडस्ट्री। एक्सीलेंट। अच्छा, चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते? पाकिस्तान में बिजनेस करना कैसा है वैसे? पाकिस्तान में बिज़नेस करना मुश्किल है, बिज़नेस को सस्टेन करना ज़्यादा मुश्किल है। लोग समझते हैं कि खातून है, शी कैन, ये सच है कि हाँ जी मैंने 3 बिज़नेसेस किए हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि मैंने तीनों बिज़नेस अपने घर की कंफर्ट से बैठ के किए हैं। मैंने उस तरीके से काम नहीं किया जिसे ख़वातीन जो जॉब्स कर रही होती हैं घर की कंफर्ट के बाहर निकल के कर रही होती हैं। हाँ, ये एक डिफरेंस है। तो इसी से एक पुराने एम्प्लॉई को एक ये हुआ कि मैडम तो घर में ही रहती हैं, और ये इतना निकल के भाग दौड़ नहीं कर सकती हैं, और ये इतना प्रेशर नहीं ले सकती हैं। उसको ये मुगालता हुआ, और उसने ना हमारी सबसे कीमती 2 गाड़ियाँ लेके ट्रांसफ़र आउट करा ली, और हमारे बिज़नेस को बहुत बड़ा नुकसान दिया, 5-6 करोड़ का नुकसान दिया। अच्छा, कौन सी गाड़ियाँ? ओवरनाइट V8
और लैंड क्रूजर। जी V8 लैंड क्रूज़र, तो 2016 मॉडल अच्छा, था। तो वो हम लोगों के 2 गाड़ियाँ हमारी लेके भाग गया। दोनों V8 थी? एक V8 थी जी, एक वीज़ल थी। अच्छा। तो वो अब हमारी गाड़ियाँ लेके भागा और विद दैट एजम्पशन कि ये मैडम कुछ नहीं कर सकती। और सच्ची बात तो ये है कि जब मुझे पता चला मुझे भी यही लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोगों का कुछ इस तरीके से है कि हमारा बिलीफ सिस्टम अपने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, अपने पॉलिटिकल जस्टिस सिस्टम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। ट्रस्ट नहीं है हमारा। बिल्कुल ट्रस्ट हम नहीं करते। हम कहते हैं कि यहाँ पर कि कुछ नहीं मिलेगा। और जब पहली दफ़ा मुझे ये न्यूज़ मिली तो मुझे यही लगा कि अब गए। उसके ऊपर जो सबसे बड़ा हिट लगी थी वो ये कि इतना करीबी अपना ट्रस्टेड सुपरवाइज़र मेरा, जिसके साथ मैंने 6 साल काम किया, उसने ये काम किया है। वो हाजिर सर्विस था या वो छोड़ के जा चुका था? वो छोड़ के 1.5 साल पहले जा चुका था। उसने को कॉन्स्पिरेट किया था मेरे एक ड्राइवर के साथ। दोनों ने मिलके बनाया? दोनों ने अच्छा। मिलके। तो ड्यूटी आई, ड्यूटी में किसी और का नाम था। हमने ड्यूटी का वो एग्रीमेंट मिला के ड्राइवर को भेजा और ड्राइवर चला गया। ड्राइवर मुझे रिपोर्ट करता रहा कि मैं मुल्तान में हूँ और गाड़ी सही चल रही है। 10 अप्रैल 2023 को गाड़ी आउट होती है हमारे पास से, पहली वाली, और 10 मई तक का उसका रेंट आ जाता है, फिर 10 जून तक का उसका रेंट आ जाता है, फिर बीच में 10 जुलाई तक का रेंट, क्योंकि हम एडवांस में रेंट लेते थे। मैंने उससे कहा कि ड्यूटी कितनी लंबी चलनी है, क्योंकि हमारे तो ड्राइवर के साथ ड्यूटी है और उसकी एक ईद घर से बाहर गुजर चुकी थी। तो मुझे परेशानी हुई। मैंने कहा तुम दूसरी ईद भी घर से बाहर, तो मैं रिलीवर भेज देती हूँ, तुम छुट्टी लेके आ जाओ। तो उसने कहा कि ठीक है, तो आप छुट्टी मैं दे देता हूँ, तो मैं आ जाता हूँ, आप ड्राइवर भेज दें। मैंने कहा नहीं, गाड़ी तो नहीं हम ड्राइवर अकेले छोड़ेंगे, मैं ड्राइवर भेजूँगी, तुम उसे गाड़ी हैंड ओवर करो और तुम आ जाओ। तो इसी बीच जो है वो 1 जून को उसी ड्राइवर ने वो कह रहे थे मैं गाड़ी लेके इस्लामाबाद आया हूँ। तो फिर मेरे एक और क्लाइंट है, ये जिसके पास पहली गाड़ी गई हुई है, इन्होंने वीज़ल भी चाहिए इनको। तो मैंने कहा ठीक है, ऑब्वियसली एक ट्रस्टेड क्लाइंट है, ड्राइवर 2 महीने से उनके साथ एंगेज है, ले जाओ। एग्रीमेंट साइन किया, दे दी। जब वीज़ल भी चली गई। अच्छा, अब ये बात होती है कोई 24 जून को। तो फिर मैंने कहा आ जाओ वापस, तुम्हें रिलीवर भेजा, रिलीवर को गाड़ी हैंड ओवर की और रिलीवर भी मुझे वीडियो भेजता है हाँ होगी। अब वापस आ गए, ड्राइवर वापस आया। ड्राइवर वापस आता है तो दूसरा वाला जो ड्राइवर है वो कहता है कि मुझे कुछ सस्पिशन लग रही है। जो रिलीवर था? जो रिलीवर। अच्छा। वो कहते हैं कि ये लोग मुझे लेके जा रहे हैं कच्चे के रास्ते में, मुल्तान से भी आगे। अच्छा। उसे अपनी लाइफ थ्रेट फील हुई, वो भाग के आ गया वापस। अच्छा। जब वहाँ से वो भाग गए तो इस ड्राइवर को ऑब्वियसली कांटेक्ट था। अच्छा। ये मेरे पास आके बैठते कहते हैं आपकी गाड़ियाँ दोनों ट्रांसफ़र आउट हो चुकी हैं और हमारे साथ जुल्म हो गया और ये हो गया और वो हो गया। अच्छा। उस वक्त ये जो ड्राइवर वहाँ छोड़ के आया था उसने आपको ये बात की? उसने आके मुझे ये बात बताई और उसने कहा कि नहीं ये तो सारा कुछ किया ही है। और मुझे पता था इतने, मैंने कहा तुम तो इतने अरसे से उनके साथ गाड़ी चला रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, असल में बैक एंड पे वही था, सुपरवाइज़र था मेरा और वो पुराना वाला सुपरवाइज़र था। तो मैं तो उसके पास गाड़ी चला रहा था। मैंने ये झूठ बोला। तो उसने कहा था आपसे ये वाला झूठ बोल दें, और गाड़ियाँ तो वो लोग ट्रांसफ़र भी करा चुके हैं, अब आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। तो अब क्योंकि गाड़ी की ओनरशिप मेरे पास नहीं है, तो मुझे बड़ी परेशानी हुई कि अभी इस तरह से हम क्या करेंगे। मैंने सबसे पहले मैं जब लॉयर से मिली ना, तो फिर मुझे हुआ कि मैंने उससे यही सवाल किया था कि क्या हमें कभी अपनी गाड़ियाँ वापस मिलेंगी। पाकिस्तान का जो कन्विक्शन रेट है ना, इट्स 5%। अलार्मिंग, वेरी अलार्मिंग। और सज़ा नहीं होती यहाँ पर लोगों को, और उम्रें गुजर जाती हैं केसेस के साथ। और मुझे सबसे पहले ये हुआ था कि मैं अदालत में जाऊँगी, मैं कचहरी में जाऊँगी और मैं थाने में जाऊँगी। मुझे सबसे बड़ा जो परेशानी शुरू हुई कि मैं थाने में जाऊँगी। तो मैंने सबसे पहले कहा कि नहीं, मैं जो है ना मुद्दइया नहीं बनूँगी, मैं अपने देवर को बना लूँगी। लेकिन मुझे उस लॉयर ने बड़ी अच्छा काउंसिल किया। उसने कहा बिलीव इन द जस्टिस सिस्टम, हम आपको आपकी गाड़ियाँ लेके देंगे। और बड़े कमाल उन्होंने बात की। उन्होंने कहा मुद्दइया आप बनेंगी, आपके बगैर हम स्टोरी को लेके नहीं चलेंगे। और फिर मुझे उससे, और वो इट वाज वेरी वाइज ऑन हिज पार्ट कि मुझे उन्होंने बनाया, क्योंकि मुझे आई डिड नॉट नो व्हाट्स कमिंग। उन्होंने मेरी चेक्स चोरी किए हुए थे, और एक दो नहीं, मेरी 57 चेक्स चोरी किए हुए थे। चेक्स इस तरह चोरी किए थे कि जो चेक बुक थी वो इंटरलीव के साथ चोरी किए हुए थे। अगर आप चेक बुक ऐसे देखें तो आपको लगे इंटैक्ट है, और बीच में से उन्होंने चेक्स निकाले थे इंटरलीव के साथ।
वो तो हमें जब पता चला जब मेरे ऊपर FIR होनी शुरू हो जाए। कोई FIR होती अलीपुर, कोई FIR होती मुजफ्फरगढ़, कोई FIR होती दूर दूर कोट दूर के 1000 किलोमीटर की मुसाफत। चेक बाउंस होने शुरू हो गए थे? चेक बाउंस भी नहीं होते, वो कैशियर को पैसे दे देते थे। अच्छा। तो जो उस पर वो लिख देता था बाउंस कर, मुझे नोटिफिकेशन नहीं आ रही और उस पर वो उसने उनको डिसऑनर का लेबल बना दिया। डिसऑनर के ऊपर मेरे ऊपर FIR हो गया। FIR के ऊपर वो मेरे रिकवरी सूट हो गया। अब ये वो वाला चाह रहे थे ये करना, वो ये चाह रहे थे, वो मुझे थ्रेट करना चाह रहे थे। एंड इट हैपेंड कि मेरे जो फादर और मेरे हस्बैंड हैं इन सब ने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं तुम परेशान नहीं हो, हम छोड़ देते हैं गाड़ियाँ, नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, तुमने परेशान नहीं होना और ख़त्म करो मामले को, रफ़ा दफ़ा करो। लेकिन मैं मुझे हुआ कि नहीं, अगर मैंने कभी कुछ इतनी मेहनत करके इतने साल में खड़ा किया है, मैं ऐसे ही किसी को उसकी ख़राब नीयत पे लेके जाने दूँ। तो मैंने अपने बाबा से और अपने हस्बैंड से उस दिन कहा, अब आप लोगों ने मुझे रोकना नहीं है। अगर गॉड फॉरबिड मैं अरेस्ट भी हो जाती हूँ ना, तो आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ करके मेरी जीत को हार नहीं बनाना, मुझे अरेस्ट होने देना। अल्लाह का शुक्र है नहीं हुई, लेकिन वो उस टाइम पे उन लोगों ने मुझे वो ड्यू कॉन्फिडेंस भी दिया और वो मेरे साथ खड़े रहे, मेरे अब्बू भी और मेरे शौहर भी, और उन्होंने मुझे ये स्ट्रेंथ दी दैट आई फॉट इट। और अल्लाह का करम हुआ कि मुझे अब बहुत ज़्यादा भरोसा है अपने जस्टिस सिस्टम में, अपने लीगल सिस्टम पे, जो कि अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द करंट मीडिया हमें नहीं हो रहा होता, लेकिन आम आदमी में अभी भी बहुत पावर है इस लीगल सिस्टम की वजह से। तो सबके लिए ये भी लेसन है कि डरे नहीं, कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ ये मानना है ना कि हमारी नस्लों ने कभी थाना कचहरी देखा, कुछ भी नहीं होता। थाना कचहरी देखने से आपको ताकत ही मिलती है। आपको कितने दफ़ा जाना पड़ा थाना कचहरी फिर? मैं गिन भी नहीं सकती। अच्छा, अनगिनत दफ़ा आपको जाना पड़ा। अच्छा, और अदालतों के चक्कर, कचहरियों के चक्कर सारा आपको लगाने पड़े। कितना अर्सा था जब ये सारा चीज़ें चल रही थी? अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 9 months। अच्छा, 9 months में ये चीज़ें सारी आई हैव बोथ माय कार्स बैक। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह व्हिच इज़ द। गाड़ियाँ कहाँ से मिली? एक गाड़ी तो हम लोगों ने पकड़ी इस्लामाबाद में। वो इतने कॉन्फिडेंट थे उस वक्त, वो इतने शेर थे, उन्हें लगता था कि हम कुछ भी नहीं। बल्कि एक ऑडियो थ्रेटनिंग मैसेज भी आया कि मैडम के पाँव में दम नहीं है, ये नहीं भागेगी हमारे पीछे। उन्होंने इतने तक डेयरिंग थे। तो उन्होंने रेंट पे इस्लामाबाद में एक गाड़ी दी हुई थी, तो हमने पकड़ी बारबेक्यू टू नाइट के बाहर। वो फैमिली खाना खाने आई हुई थी, जो कि हम भी इत्तेफाक से हम पहुंचे तो हमने देखा वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। हम 15 वालों को बुला के माल मुकदमा गाड़ी कराई। मुझे तो ये चीज़ें भी नहीं पता थी कि हमारे पास ये पावर भी है कि हम करवा सकते हैं इस तरीके से। वो गाड़ी कौन इस्तेमाल कर रहा था जो बारबेक्यू नाइट आई हुई थी? उस वक्त तो वो कस्टमर ही, उन्होंने किसी और को रेंट पे दे के वो गाड़ी कस्टमर तो उन्होंने अपनी पैरेलल सर्विस खड़ी की हुई है। वो ऑब्वियसली वो दे स्टार्टेड अर्निंग अच्छा फ्रॉम बोथ द कार्स। उन्होंने आपके मुकाबले में एक बिजनेस लॉन्च कर दिया। क्योंकि वो तो सुपरवाइजर ड्राइवर तो था ही ना। वो दे न्यू व्हाट आई वाज डूइंग एंड हाउ आई वाज डूइंग इट। तो रेप्लिकेट करना का उनके लिए आसान, तो ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट भी थे उनके इसी मार्केट में। और वो मैडम की एक खसूसियत भूल गए जो उनको समझ ही नहीं आई कि ये इनको जब जितना वो करें ना, पुश करें, उतना ही यू फाइट बैक। वो जिसे कहा जाता है ना, शाहीन तेरी परवाज से जलता है ज़माना, तो और भी इस आग को बाजू से हवा दे। तो आपने जो पहले सारी अपनी बताई, अगर मुझे एक चीज़ आपकी क्वालिटी समझ आई है वो ये है, अगर आपको किसी ने चैलेंज किया, यू फाइट बैक एंड यू प्रूव देम रॉन्ग। सो दैट्स व्हाट यू हैव डन हियर एज वेल, माशाल्लाह, अमेजिंग। फिर विद इन हम लोगों ने सितंबर में मेरे पर पहली FIR हुई थी, 5 सितंबर को, और हमने 16 दिसंबर को अपनी पहली गाड़ी वापस ले ली थी। और अल्लाह का करम है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। ही मेड थिंग्स पॉसिबल कि अल्हम्दुलिल्लाह 21 मार्च को हमारी दूसरी गाड़ी भी वापस आ गई। सो विद इन अ पीरियड ऑफ 9 months, 26 जून से जो जर्नी शुरू हुई थी, 21 मार्च को हमने एंड कर दी। अल्लाह का। लेकिन मुझे इसमें एक ट्विस्ट ये समझ नहीं आया कि जब आपने कहा कि वो गाड़ियाँ आपके नाम से किसी और के नाम हो गई थी, ये कैसे पॉसिबल है ओनर के बगैर? ओनर के बगैर ये होता है कि हमारी गाड़ियाँ थी कंपनी के नाम पे। तो क्योंकि हमने बिल्कुल हर चीज़ बाय द बुक, बिज़नेस इस तरह करना है तो बिज़नेस इस तरह रन करना है, तो बिज़नेस के एसेट्स बना रहे थे हम गाड़ी कंपनी के नाम पे लेते थे। और टू माई सरप्राइज़ के कंपनी के नाम से गाड़ी ट्रांसफ़र आउट होने के लिए बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दे मेड फॉर्ज्ड letterheads, they made forged stamps and forged signatures। और वो कंपनी तो आपके नाम थी ना? कंपनी मेरे नाम थी, साइन जो थे सारा कुछ फॉर्ज उन्होंने कर आके, और they did it।
अच्छा, ये कैवियर टेक है तो system जब में। हमने तो बायोमेट्रिक होना चाहिए इस केस में भी। बायोमेट्रिक हमने एप्लीकेशन अब दी है ईटीओ को कि हमने कहा इसको सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करें, इस तरह तो नहीं होगा। एटलीस्ट बोर्ड रेजोल्यूशन हो जिसमें सारे बोर्ड मेंबर्स का हो, और या फिजिकल प्रेजेंस हो, कोई वेरिफिकेशन सिस्टम इस तरह का लगाएं। इस तरह तो अपनी कंपनी अपने करोड़ों के एसेट्स तो नहीं दे सकती। ये जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो इन्हीं चीज़ों को, लूप होल्स को वो एक्सप्लॉइट करते हैं ना, कि उनको वो माशाल्लाह पाकिस्तानी आवाम इंटेलिजेंट तो है, ये और बात है गलत साइड पे लगाते हैं इंटेलिजेंस, लेकिन उन्होंने उसी को एक्सप्लॉइट करते हुए आपसे वो। तो जिस दिन हमें फॉरेंसिक्स रिपोर्ट मिली विच डिक्लेयर्ड एवरीथिंग वाज फोर्स्ड, इवन द लेटर हेड वाज फोर्स्ड, तो उन्होंने वही बात है ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। उन्होंने वो कलर प्रिंट निकाले हुए थे मेरे लेटर हेड के, जहाँ चेक चुरा रहे थे थोड़े लेटर हेड और स्टैम्प भी चुरा लेते। तौबा तौबा, का शुक्र है नहीं चुराए। नेक्स्ट टाइम आपको मशवरा दे देंगे, बी अ बिट मोर कॉशियस एंड क्लेवर। जी नहीं, ज़बरदस्त दी ये स्टोरी, तो सुपर इंस्पिरेशनल है। और कैसे इवन जब आपको घर वालों ने भी मशवरा दिया कि यार इसको रहने दो, जाने दो इस चीज़ को, यू स्टूड द ग्राउंड। मुझे वक्त मैंने एक बात की थी अपने हस्बैंड से और बाबा से और बच्चों को भी बिठा के, मैंने कहा था या तो हमें अगर छोड़ना है तो फिर पाकिस्तान में नहीं रहना, फिर हमारी ये जगह नहीं है, फिर हम यहाँ पर बहुत कमज़ोर है, लेकिन अगर यहाँ रहना है तो फिर तरीके से रहना है। फिर इस तरह नहीं होता कि कोई भी आए हमारे ऊपर से गाड़ी गुजार के चले जाए, तो हम ऐसे नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर एक दफ़ा ये प्रेसिडेंस बन जाता तो बाकी गाड़ियाँ भी ऐसे ऐसे फिर तो ख़त्म था, फिर तो सारी चीज़ें ख़त्म थी, क्योंकि वो और फिर सब आसान दरवाज़ा खुल चुका था ना कि ये लोग तो कुछ नहीं करते। सो कौन ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आपका सिस्टम पे ट्रस्ट रिस्टोर हुआ? मैं पुलिस डिपार्टमेंट, जो हमारे एसपी रूरल लगता है, क्योंकि हमारा जो एरिया है, जो फार्म हाउसेस वाला एरिया है, जहाँ पर मेरा इस्लामाबाद लमज़ीन का ऑफिस भी है, वो एसपी जो हैं वो, और फिर हमारा जो हमें वकील मिले वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मिले, और लोगों ने हमें उस वक्त बड़ा हमें गाइड किया। जब हाँ, ये भी मैं एक लर्निंग पॉइंट देना चाहूँगी, जब आप लीगल फाइट पे जाए ना तो बड़े आपको ये बहुत बड़ी नेमत होती है कि आपको काम के वक्त सही लोग मिल जाए। और लोगों ने हमें कहा कि आप बड़े बड़े लॉयर करें, आपका केस बड़ा है, आपकी गाड़ियाँ महंगी हैं। तो लेकिन मैंने ना जब लोगों से मिली, लोगों का इंटरव्यू किया, तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि मुझे वो बंदा चाहिए जिसे एक्चुअली काम आता है, क्योंकि बड़ा लॉयर जो होता है ना वो ऑफिस से बाहर नहीं निकलता। मुझे वो बंदा चाहिए जो कि, क्योंकि मेरे अगेंस्ट जो लोग हैं वो नीचे से उठ के ऊपर आए हुए लोग हैं, यानी कि दे विल बी अप्रोचिंग स्मॉल लॉयर्स एंड स्मॉल रास्ते देखेंगे। तो मुझे ऐसे इतना बड़ा लॉयर नहीं करना जिसकी विजिबिलिटी में ये चीज़ें आए ही ना। लेकिन मुझे उस वक्त ये बात पता चली कि अगर मैं एक बड़ा लॉयर करूँगी ना, तो कॉर्पोरेट लॉयर्स जिस तरह के होते हैं, तो उन्हें तो ये बातें पता भी नहीं चलेंगी कि कौन सी चीज़ कौन कब बिक रहा है। तो मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो कचहरी में दिन रात रहता है और जिसकी नज़र हर चीज़ पे हो, इंटीमेट कर सके कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। तो इसलिए मैंने वो डिसीजन लिया था कि मैंने एक कचहरी के लॉयर को हायर किया था। आपका प्रोसेस जो है ना वो बड़ा थॉरोस है, द सिलेक्शन, द प्रोसेस दैट यू अप्लाइड, जैसे आप मेथोडिकल चलती हैं अपनी लाइफ में, ओवर हियर यू अप्लाइड द सेम। क्योंकि आम बंदा यहाँ पे भी यही मार खाता है, क्योंकि जो हमारे सिस्टम में लोग हैं, बहुत सारे करप्शन है हर सिस्टम में, हर इदारे में, तो उसकी वजह से लोग यही समझते हैं कि यार हर जगह पैसा चलता है और पैसे से लोग खरीदे जाते हैं। और अगर आपको कोई आम बंदा मशवरा भी देगा ना तो वो कहेगा यार ये पैसे दे के काम निकलवा लो अपना। सो इस वजह से हमारा ट्रस्ट इस पर बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन योर स्टोरी इज़ अनदर आई ओपनर फॉर पीपल के यहाँ पे भी चैलेंजेस के बावजूद जो है ना वो उम्मीद की किरण है। एंड इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, अकॉम्प्लिश समथिंग, जितने मर्जी रोड ब्लॉक्स हैं आप वो अचीव कर सकती हैं। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड, सो दैट्स अमेजिंग। और ये एक और लेसन भी है कि जो बिज़नेस होता है वो सिर्फ एक अपनी इंडस्ट्री में और आंखें बंद करके चलने का नाम नहीं है कि आप उसमें छोटे मोटे जो मसाइल हैं वो हल कर लें। जो मुल्क के अपने हालात हैं, जो डायनामिक्स में आप सर्वाइव कर रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आपके अंदर आके बच सकते हैं। दे कैन जस्ट क्लैश विद यू एंड गिव यू अ वेरी हार्ड टाइम एंड मेक इट इम्पॉसिबल फॉर यू टू रिमेन अ नॉर्मल बिजनेस पर्सन। तो आपका बिजनेस फिर पैरों पे वापस खड़ा हो गया, जो ये सेटबैक है? अल्हम्दुलिल्लाह 21 मार्च को मेरी B.Ed वापस आई, और ईद के चौथे दिन हम लोग बैक इन बिज़नेस हुए अल्हम्दुलिल्लाह। इस महीने हमने अपनी सारी तनख्वाहें, अपनी यानी कि जो एक्सपेंसेस हम पहले अपनी जेब से कर रहे थे, इस बिज़नेस से हमने एक्सपेंसेस खुद उठाए हुए, बैक इन बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह। अमेजिंग। ये तो इसका मतलब रिसेंट वाकया है ये, बिल्कुल अभी। जी बिल्कुल। लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारी जनरेशन है, यंग जनरेशन है, जो मैंने आपको ख़वातीन के लिए तो आपने एक मैसेज दिया बड़ा स्ट्रॉन्ग सा,
फाइनल आपका मैसेज क्या है लोगों के लिए, जो ऑडियंस है, जो लोग देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं ये कहना चाहूँगी कि 4 लफ्ज़ अपने आप को कहें सुबह उठ के और रात को सोते वक्त। करेज, ग्रिट, रेजिलियंस और टेनेसिटी। बार बार करेज, ग्रिट, रेजिलियंस और टेनेसिटी। और फिर अपने मकसद को जाने, पहचाने और हासिल करने की तरफ लग जाए। और यही 4 रिमाइंडर्स हैं जो अपने आप को बार बार दें। इनका डिक्शनरी में मतलब समझें, डिफरेंट तरीके से आप इसका मतलब समझ सकते हैं और आपके लिए जो मीनिंग पावरफुल हो उसको अपने साथ बांध लें। और ये लफ्ज़ अल्लाह यू विल अचीव व्हाट यू एम टू। करेज तो हौसला है, ग्रिट का मतलब है कि आपने हार नहीं माननी, और ग्रिट ये है कि जब चीज़ें टफ होती हैं तब भी आपने यू हैव टू कंटिन्यू, स्टेबल रहें अपनी। और रेजिलियंस ये है कि आपने गिर जाएं तो उठ के खड़े कर गिर उठ के खड़े हो जाए, रेजिलियंस ये है। और चौथा है टेनासिटी। टेनेसिटी इज द एबिलिटी टू होल्ड योर फर्म ग्रिप। अपनी ग्रिप स्ट्रांग रखनी है चीज़ों पे। हाँ। तो ये सारा कुछ आपने करना है। सो टेनासिटी, सो करेज, ग्रिट, रेजिलियंस एंड टेनासिटी। सो ये 4 असूल आपने दिए हैं जो लोगों को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने चाहिए। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर महा, इट वाज अमेजिंग टू हैव यू विद अस इन टुडेज डिस्कशन, वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशनल। और जो इन्होंने बात की वो ये है कि बेसिकली हमें मैसेज ये देना है कि ये आपने सिर्फ ये इंस्पिरेशनल एक टॉक लेके नहीं इसको चलना, बल्कि आपने इसको जो की टेकअवेज डॉक्टर महा ने दिए ना, ये बहुत प्रैक्टिकल खातून है और उन्हें ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है। इसके सारे जो गदशे लैलो नहार है उसमें से ये गुजरी हैं। तो ये जो लेसन है ना, ये बड़े काम के लेसन है, और इनके जो की टेकअवेज हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। और ख़वातीन के लिए स्पेशली मेरा मैसेज है कि अगर आप समझती हैं कि ज़िंदगी में रोड ब्लॉक्स आ गए हैं, ज़माने ने आपको टफ़ टाइम दे दिया है, ज़िंदगी ने आपको बहुत मुश्किल हालात पे ला खड़ा किया है, ऐसे मुकाम पे ला खड़ा किया है कि आपको रास्ते सारे बंद नज़र आ रहे हैं, सो आपको दोबारा से डॉक्टर महा की इस कहानी को सुनना पड़ेगा। उसमें देखना पड़ेगा कैसे ज़िंदगी आपको जहाँ एक दरवाज़ा बंद होता है दूसरा दरवाज़ा खोल देती है, तीसरा दरवाज़ा खोल देती है। सो घबराना नहीं है और आगे बढ़ना है और अपनी चीज़ों को अचीव करना है, और किसी भी रोड ब्लॉक को रोड ब्लॉक नहीं मानना, बल्कि उसको एक अपनी सक्सेस का स्टेपिंग स्टोन बनाना है। सो इसके लिए मैं आखिरी इस बात पे इख्तिताम करना चाहूँगा कि अंजाम उसके हाथ है, आगाज़ करके देख, भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज शो, एंड आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और आप इस शो को अगर पसंद करें तो इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। ये ऐसी स्टोरी है जो सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जहां हमें नेगेटिविटी मिलती है माशरे में, जो कुछ गलत हो रहा है वो पता चलता है, तो जो पॉजिटिविटी है, कैसे सिस्टम पे ट्रस्ट रिस्टोर हुआ है इनका, ये भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो आई होप कि आप इसको ज़रूर सदका जारिया के तौर पर लेंगे और शेयर करेंगे, और इसको लाइक करें। और अगर आपने मजीद हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि इसी तरह की मजीद स्टोरीज इंशाल्लाह आप तक आगे लेके आने वाली हैं। थैंक यू वेरी मच।